क्या होता है, आप पूरे रिटर्न स्टेटमेंट के अलावा कुछ आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उनको, उसमें क्या करना, आप मैप में कौन कौन से पॉइंट्स थे रिवॉल्ट के, कौन कौन से पॉइंट्स थे 1857 के रिवॉल्ट के, जैसे बिहार में आपका आरा हो गया, ठीक, बैरकपुर हो गया बंगाल में, लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक मैप बनाता हूं। इसकी पेंसिल कहाँ है? बहुत सुंदर मैप नहीं बनाना होता है, मेरा भी मैप बनाने का बहुत, ये हटाइएगा इसको, कहाँ जाए, नीचे, बहुत दर्द है जिंदगी में, ठीक। जैसे कि बहुत अच्छा, आपको बहुत सुंदर ड्राइंग नहीं बनानी है, 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको एक ड्राइंग बनानी है। आप सिंपल ऐसे इंडिया हो गया ऐसे करिएगा, यहाँ तक लाइएगा, यहाँ से नेपाल हटा दीजिए, यहाँ सिक्किम बना दीजिए, यहाँ तक गए, आपका ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ से आ गया, नीचे आए, यहाँ ऐसे कर दीजिएगा और फिर यहाँ से नीचे खींच दीजिएगा, ये आपका इधर आ गया, इधर से पंजाब हो गया आपका एरिया, इधर से राजस्थान, और फिर इधर से आएंगे गुजरात हो गया आपका, और फिर नीचे खींच दीजिएगा, ठीक। ऐसा नहीं है इंडिया, बट ये तरीका मैं बनाया हूँ, आप पेपर में 5 सेकंड में इससे अच्छा नहीं बना सकते हैं, ठीक। रीजन क्या है, आपके नीचे का उतना इंपॉर्टेंट कोई मतलब भी नहीं है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रिवॉल्ट इधर हुए हैं, ठीक। आपका यहाँ आरा हो गया, यहाँ बैरकपुर हो गया, यहाँ बनारस का हो गया, यहाँ इलाहाबाद हो गया, यहाँ पे आपका लखनऊ हो गया, यहाँ कानपुर, या कानपुर इधर होगा, यहाँ पे कहीं मेरठ हो गया, यहाँ दिल्ली हो गया। आप कोई मेजरमेंट लेकर तो चेक नहीं करेगा, वो बस देखेगा कि यहाँ आपने लिखा है कि नहीं, आरा लिखा है कि नहीं आपने, हिंदी इंग्लिश जो भी माध्यम है, ये आपका आधा पेज कवर कर लेगा। ऐसा भी नहीं करिएगा पूरा पेज कवर करिएगा, उसको पता चल जाएगा ये चीट कर रहा है, ठीक। एग्जामिनर को भाई कंफर्ट चाहिए, उसको वो जानना चाहता है आपके पास ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता है कि नहीं। देखिए मैं जो बता रहा हूँ ये मान के चल रहा हूँ, आप लोग प्री निकाले हैं तो आप लोगों का बैकग्राउंड स्ट्रांग है, यू नो अबाउट द 1857 रिवॉल्ट। मैं रीजन्स बताऊंगा, अभी इसके जो 4 बेसिक रीजन है, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सोशियो रिलीजियस हो गया, मिलिट्री रीजन हो गया। और इमीडिएट कॉज क्या था? कारतूस जो था, रॉयल इनफील्ड जो अपनी गन थी उसमें जो कारतूस था, चर्बी मतलब गाय और सुअर की चर्बी से, ये र्यूमर था, देयर वाज ए र्यूमर कि ये बना हुआ। दूसरा ये था कि शायद जो आटा था कंजम्पशन वाला, उस आटे में शायद बोन डस्ट मिला था, ये भी एक र्यूमर था कि जो आटा खाया जाता सैनिकों के द्वारा उसमें बोन डस्ट मिला था। तो ये सब मैं बताऊंगा, बस मैं अभी बता रहा हूँ कि जब आंसर लिखिएगा, आंसर में पहली बात आप इंट्रो दोगे, आप जो भी होगा बॉडी में जो मैं बता रहा हूँ कारण वो लिखोगे आप, लेकिन ये चीज़ आप हर आंसर में डाल सकते हो। 1857 का नाम आया नहीं, आपका आधा पेज का काम हो गया अभी। दीज आर द, इस पे यहाँ ग्वालियर हो गया, झांसी हो गया, झांसी ग्वालियर, यही तो रिवॉल्ट के लोकेशन थे। अभी एक क्वेश्चन अगर मैं ऐसा सोच रहा था, एक दूसरे क्लास में किसी ने मुझसे पूछा था और बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, कि क्या रीजन था कि मैक्सिमम रिवॉल्ट नॉर्थ में हुआ? बताइए। शिक्षा का विकास, कमाल बात करते हो। साउथ में शिक्षा नहीं थी, चेन्नई में, बॉम्बे में शिक्षा नहीं थी, उधर तो रिवॉल्ट नहीं हुआ था इतना मतलब खतरनाक, तो उधर कुछ भी म्यूटनी नहीं हुई थी, छोटी मोटी सतारा में हुई थी, छोटी मोटी, 2-4 तो कट्टा बंदूक लेके गए फिर मार खा के चले आए, ये हालत थी उन लोगों की। ये कुछ अच्छा पॉइंट है, नो डाउट ये अच्छा पॉइंट है। दूसरा कोई पॉइंट? अच्छी बात, अच्छी बात। देखिए आप पाओगे कि रिवॉल्ट के जो रीजन थे तो उसमें 4 रीजन थे। एक पहला था आपका इकोनॉमिक में क्या था कि इनकी जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, जमींदारी सिस्टम कहाँ लाए थे ये? ठीक ना, कॉर्नवालिस लाया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक। ये जो एरिया था यहाँ पे जमींदारी रैयतवारी और महालवारी में सबसे खराब जमींदारी थी, जमींदारी सबसे एक्सप्लॉइटेटिव थी, ठीक ना। 10/11 याद है, 10/11 जो था वो गवर्नमेंट को देना था, 1/11 जमींदार अपने पास रखता था। ये आप सभी लोग पता है, अगर नहीं पता मैं एक्सप्लेन करूंगा, इससे बस ये टाइम बचेगा। सबको पता है ना, शर्माने की बात नहीं है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा फिर से, लेकिन अगर पता होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक। मैं मान के चलता हूं आप लोगों को पता है, आप लोग प्री निकाले हुए हैं, ठीक। तो होता क्या है, जमींदारी सबसे एक्सप्लॉइटेटिव थी। दूसरा उसमें था सनसेट क्लॉज था, सनसेट क्लॉज तीनों में था कि जो भी अगर नहीं चुका पाएगा सही उस टाइम तक, सनसेट मतलब आज शाम या आज के दिन तक,
अगर आप रेवेन्यू नहीं चुका पाएंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी ऑक्शनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ज़मींदार जो थे उनकी प्रॉपर्टी छीनी रहती है, ठीक। दूसरा क्या रहता है कि यहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं ये, तो जो पीजेंट्स रहते हैं उनका भी मतलब एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो पैसा नहीं चुका पाते हैं, वो जाते हैं किसके पास, मनी लेंडर्स के पास, साहूकारों के पास, वो दुखी रहते हैं। तीसरा क्या रहता है कि ये इकोनॉमिक फैक्टर है। फिर इसके बाद ये पॉलिटिकल में क्या हो गया, एनेक्सेशन ऑफ द इनके प्रिंसली स्टेट। तो आप देखिए सतारा कहाँ था, सतारा महाराष्ट्र में था, और इसके बाद से यहाँ तक झांसी है, सतारा, नागपुर, झांसी, भरतपुर, ये सब इसी लाइन में आते हैं, ठीक। और लास्ट में क्या होता है, अवध का एनेक्सेशन। अवध क्या था, उस टाइम पे भी बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, तो सबसे ज़्यादा सैन्य संख्या जो थी म्यूटिनी में वो नॉर्थ की थी। उसका रीजन ये था कि सबसे ज़्यादा सिपाही भी नॉर्थ के थे, ठीक। फिर तीसरा फैक्टर क्या होता है, सबसे ज़्यादा दिन तक शासन, जहाँ पर शासन जो होगा ज़्यादा दिन चलेगा, जहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा दिन चलेगा, वहाँ पर रिवॉल्ट होगा। यहाँ पर ये 1757 में इनको मिलता है बैटल ऑफ प्लासी, फिर आता है आपका बैटल ऑफ बक्सर, ठीक। 65 में इलाहाबाद की संधि, और उसके बाद से रिवॉल्ट कब हो रहा है, उसके 80-90 साल बाद, ठीक। बाकी जगहों पे आप पंजाब उठा लीजिए, 48 में, 1848 में नेक्स्ट होता है, सिर्फ 9 साल का टाइम मिलता है, इसीलिए वहाँ आपको कोई रिवॉल्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना दिन तक आपका रूल बढ़ेगा, जितना दिन तक आपका उत्पीड़न बढ़ेगा, उतना रिवॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए यहाँ पर जो म्यूटनी होती है, दिस वॉज नॉट द फर्स्ट म्यूटनी। इसके पहले बैरकपुर में 3 म्यूटनी हो चुकी है, वेल्लोर म्यूटनी, और कई म्यूटनी हो चुकी थी अलग अलग पार्ट में, मैक्सिमम जो थी नॉर्थ में थी। तो अगर पूछ दिया कि ये रिवॉल्ट नॉर्थ में क्यों हुआ है, आपको जो चारों में बताऊंगा टॉपिक, इकोनॉमिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशियो रिलीजियस। आपका सोशियो रिलीजियस में आज भी पाओगे तो एक अच्छा खासा हिंदू पॉपुलेशन इधर है, ठीक, पॉपुलेशन वाइज है। दूसरी बात है ऑर्थोडॉक्स कल्चर तब था, जब सती प्रथा में इंटरफेयर किया गया, विडो रीमैरिज में इंटरफेयर किया गया, तो इधर के लोग सबसे ज़्यादा दुखी थे, जो ऑर्थोडॉक्स क्लास था, ठीक। तो एक तो ऑर्थोडॉक्स क्लास में था सोशियो रिलीजियस में, दूसरा जो क्रिश्चियन मिशनरी का प्रोपगेशन था। इस रिवॉल्ट से पहले आपका कौन सा होता है, संथाल रिवॉल्ट होता है, 55 में होता है, 57 में ये होता है। संथाल रिवॉल्ट कहाँ होता है, आपका बिहार और झारखंड का इलाका होता है। तो क्रिश्चियन मिशनरी जो थी वो नॉर्थ में मैक्सिमम ट्राइबल एरिया में पेनिट्रेट की थी, नॉर्थ के जो ट्राइबल एरिया थे वहाँ पे उनका पेनिट्रेशन था। 1813 का चार्टर एक्ट जो उनको अधिकार दे देता है कि आप कहीं पर भी जाके लाइसेंस लेके मिशनरी खोल सकते हो, अंग्रेजी शिक्षा आ जाती है, ठीक। ये मैं देखिए, मैं जान रहा हूँ आप लोगों को लगेगा कि लिखवा दूँ, मैं लिखवा भी दूंगा, बट ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि यही फैक्टर होंगे हमेशा। 4 फैक्टर हैं, सोशियो रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एक मिलिट्री। मिलिट्री में क्या क्या था, भत्ता हो गया, भत्ते का अलाउंस का जो था 1950 में अलाउंस को वापस ले लिया जाता है। फिर उसके बाद से डिस्क्रिमिनेशन था, रेशिकल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं उसको, मतलब नस्ल भेद करते हैं अंग्रेज। फिर आपका क्या मुद्दा आता है कि इनका एक पोस्ट, हाँ, इनकी 1/3 सैलरी थी सेम पोस्ट पे, एक जो अंग्रेज था उसकी 1/3 सैलरी थी एक इंडियन की सेम पोस्ट पे। दूसरी बात है कि इनका प्रमोशन मैक्सिमम सूबेदार तक हुआ था, इंडियंस का प्रमोशन नहीं होता था, सूबेदार के ऊपर कोई प्रमोशन नहीं होता था इंडियंस का। तीसरा क्या था कि इनका एक पोस्ट ऑफिस एक्ट बाद में आता है। पहले क्या था कि जो सैनिक थे वो अपने घर पे कहीं पे भी हैं, अगर लेटर भेज सकते थे तो लेटर भेजने पर उनको फ्री था, आप लेटर भेजना, कुछ भेजना पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो आपको फ्री था। लेकिन 52 में डलहौजी के टाइम पे एक्ट आता है कि नहीं, अब ये चार्ज हो जाएगा, अब इस पर पैसा लगेगा। तो आप पाओगे कई जगह जो म्यूटनी होती है वो भत्ते की वजह से होती है। एक भत्ता ये था कि अगर आप यहाँ से मान लीजिए आप पटना के हो और आप जाके गोरखपुर मान लो अपना सर्विस दे रहे हो, या फिर आप लखनऊ में सर्विस दे रहे हो अपने घर से दूर, तो अलाउंस मिलता था दूर रहने का। बाद में वो अलाउंस भी ख़त्म कर दिया जाता है, तो उस भत्ते के लिए भी रिवॉल्ट होता है। फिर एक और चीज़ होती है, इनलिस्टमेंट एक्ट आता है एक, जिसमें ये होता है कि जहाँ भी ब्रिटिश की ट्रूप्स आर्मी को सैनिकों की ज़रूरत होगी, जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ब्रिटिश आर्मी को इंडियन सोल्जर्स की ज़रूरत है वो यहाँ से जाएंगे, ये लिखित हो जाता है। उसमें दिक्कत क्या थी कि अगर साउथ अफ्रीका जा रहा है, समुद्र क्रॉस कर रहा है, तो उसकी जाति चली जाती, ये एक मान्यता थी उस टाइम की। तो ये एक अलग रिवॉल्ट का रीजन बनता है, ये मिलिट्री रीजन हो गया। इकोनॉमिकल आपको बता दिया, ज़मींदारी आ गया, एक्सप्लॉइटेटिव तरीके आ गए, मनी लेंडर्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया, धन उगाही करते थे ये लोग, करप्शन करते थे। उसके बाद से आपका पॉलिटिकल में आ गया कि प्रॉपर्टी को एनेक्स करना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस और माल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन लखनऊ को किया जाता है। लखनऊ को याद है ना, लास्ट होता है लखनऊ होता है ना 56 में,
अब वही लखनऊ में, अवध बोल रहा हूँ, सॉरी, लखनऊ वही है, अवध ही है, लखनऊ। अवध को एनेक्स किया जाता है, तो उसके पीछे क्या रीजन था? उसके पास तो औलाद भी थी उसकी, तो उसको ये कि आपके यहाँ पे माल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम नहीं कर रहा है। और बाकी सबको कैसे नापता है कि आपके यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये एनेक्स करने का तरीका था। सब्सिडरी अलायंस क्या था? पहले जितने नेता थे, जितने भी स्टेट थे, इसमें से मैक्सिमम कहीं न कहीं उसके अलायंस थे। ऐसा नहीं था कि ये अलग अलग स्टेट थे। इनको तो पहले ही जब मराठा वार होती है तभी इन लोगों को नाप देता है। जब तृतीय मराठा वार होती है, पेशवा की गद्दी खत्म कर दी जाती है। पढ़े हैं आप लोग? ठीक, पढ़े हैं ना? मतलब देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं, हो सकता है आप लोग शॉर्ट तरीके से पढ़ के प्री निकाल लिए, वो भी अच्छी बात है, स्मार्ट तरीका होता है। तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आपके मेंस में वो नहीं है, मेंस में मराठा नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी स्टेट थे ये कहीं न कहीं सब्सिडरी अलायंस थे। इवन अवध क्या था? प्रोटेक्टरेट स्टेट था। इलाहाबाद के संधि के बाद से ये प्रोटेक्टरेट स्टेट बन जाता है ना, संरक्षित राज्य बन जाता है ना ये। तो ये सब थे, लेकिन इसको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में चाहिए था, तो इसलिए कब्जा करता है। इसके पीछे एक और रीजन था। ये जो लाइन थी ना, ये इनकी ट्रेड लाइन थी। मैं थोड़ा साफ करता हूँ, वैसे ही मैप बहुत गंदा बना है। एक मिनट, ठीक, आ जाइए। ठीक, अपना ये प्यारा भारत, ये बांग्लादेश, ये हो गया। ठीक, आप जितना पाएंगे यहाँ पर सतारा हो गया या फिर झांसी हो गया, बीच में ये सब नागपुर का जो एरिया रहता है, यहाँ लखनऊ हो गया, ये क्या है? ये इनका ट्रेड रूट था। यहाँ से ये क्या करते थे? डायरेक्ट आ गए इंडियन ओशियन में। ये इनको मिल जाता है दहेज में, मुंबई, पता है ना? मुंबई मिल जाता है 61 में इनको, 1661 में पोर्चुगीज से। ठीक, तो ये इनका ट्रेड, दो रूट थे ट्रेड के। एक इनका ये वाला था, यहाँ से निकले और फिर इधर आते थे, अफ्रीका क्रॉस करते थे, अफ्रीका क्रॉस करके चले जाते थे यूरोप में। आपके 1853 में आपका रेल चालू हो जाता है। तो रेल कहाँ था? थाने से मुंबई चला था ना। तो जो रेल का ट्रेड रूट था यही था बाद में। तो ये ट्रेड रूट बनाना था उसको। डलहौजी का ये था कि मैं ट्रेड रूट जो है कंप्लीट करूं, ताकि मैक्सिमम हमारा जो सामान हो यहाँ पे जो आए उसका मैक्सिमम पेनिट्रेशन हो। जो हाँ, वही कनेक्टिविटी जो था, उसी के लिए ट्रेड रूट आप कहाँ बनाओगे? जहाँ कनेक्टिविटी बेटर होगी। तो वो उस चीज़ का फायदा उठाने के लिए इनको एनेक्स करता है। ठीक, तो ये रीजन था इसके पीछे। और रिवार्ड का पीछे रीजन बता दिया कि मैक्सिमम नॉर्थ में क्यों हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे लंबा रूल था, पहला सबसे लंबा रूल था आपका 1765 हो गया, इलाहाबाद की संधि, और वहाँ से 1857, 90 साल के लगभग दूरी है। और बाकी जगह पे बाद में होते हैं। ठीक, ये 1800 में, हैदराबाद 1800 में, मतलब 1799 में सब्सिडी अलायंस साइन करता है। ठीक, बाकी स्टेट बाद में ही एनेक्स होते हैं। सब में सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड कहीं है तो यहीं पे है। सबसे पहले बकरा कौन बनता है? यहाँ पे अपना प्लासी बनता है ना सबसे पहला। क्या था ये? अफवाह था ये। अफवाह में पढ़ा नहीं, लेकिन आप बोलती हैं तो मैं मान लेता हूं, बट आंसर में अफवाह मत लिखिएगा, बस इतना बोलूंगा, आंसर में फैक्ट लिखिएगा। देखिए, कभी सिंपली सोचिए, अगर आपके ऊपर कोई उत्पीड़न कर रहा है, अगर एक दिन मान लीजिए कोई आया एक तमाचा मार के चला गया, तो आप हो सकता है कि झेल लो, और रोज आपको बांध के मार रहा है 90 साल तक, तो सबसे ज्यादा आप उसकी, मतलब आप रिवॉल्ट सबसे ज्यादा उसी का अगेंस्ट करोगे। समझ रहे हो? मतलब 2 दिन 4 दिन खाओगे, 5वें दिन आप भी एक उठा के दोगे, होगा कि नहीं होगा? तो मैक्सिमम आप इसलिए मैक्सिमम म्यूट नहीं पाओगे तो नॉर्थ में पाओगे। दिल्ली क्योंकि सेंटर था, हमारे जो सैनिक मराठा मेरठ से निकलते हैं यहाँ से, वो दिल्ली क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि यही मेरा राजा अभी भी है। तो दिल्ली इस चक्कर में कटता है बेचारा। बहादुर शाह जफर जो था, उसको इस चक्कर में उसको रंगून भेज दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आ गई। मैं आपको स्ट्रक्चर पर ले आता हूँ। ये सब तो कहानी है, बस ये बोल रहा था कि जो भी आंसर लिखिएगा 1857 का उसमें मैप जरूर डालिएगा। और मैप के लोकेशन बता दिया, कहीं भी बिंदी मार दिए नॉर्थ में। आरा जानते होंगे आप लोग, आरा हो गया, उसके नीचे आप बैरकपुर डाल दीजिएगा, वेस्ट बंगाल का इलाका हो गया। आपका पटना भी डाल दीजिएगा, पटना में पीर अली थे, भले वो रिवॉल्ट नहीं किए थे, धरना प्रदर्शन किए थे बेचारे, बट थे ना। लखनऊ डाल दीजिएगा, कानपुर डाल दीजिएगा, ग्वालियर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, ये 5 पॉइंट आपने डाल दिया मेन सेंटर। चाहे तो बनारस भी डाल दीजिए, इलाहाबाद भी डाल दीजिए जी, देवघर डाल दीजिएगा, हाँ देवघर डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ जो पॉइंट्स हैं, आधा मैप बना के उसमें पॉइंट अपना लिख दीजिए और नाम वही लिख दीजिएगा। ये आपको आधा पेज बचाएगा। मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ।
मेंस क्वेश्चन पे एक बार और आएंगे, रहने दें। मेंस क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, उसमें 2-3 चीज़ें मुझे बतानी थी। सारे में यही है, बस एक ही स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे दिखा, वो है लास्ट वाला। बिहार, हाँ बिहार का बना दीजिएगा। अगर बिहार की भूमिका पूछ रहा है तो बिहार का मैप बना दीजिए, तो और ईजी है। बीच में से गंगा जी निकाल दीजिएगा। हाँ लगभग रेक्टेंगुलर है, इधर से ऐसे कमर दबी पड़ी है और इधर से कमर निकली पड़ी है, बस ऐसे बना दीजिएगा। खास बात ये है मैप, बस एक ही चीज़ जान लीजिए, मैप जो रिप्रेजेंटेशन होता है सबसे ईजी तरीका होता है नंबर को फेच करने का, मार्क्स को गेन करने का, सबसे ईजी तरीका होता है। बट लोकेशन गलत नहीं है। अगर आरा जी गंगा के नीचे होंगी तो ऊपर मत मार दीजिएगा, मतलब आरा गंगा के नीचे होगी तो गंगा के ऊपर मत मार दीजिएगा। अब मुझे पता नहीं लोकेशन, में बिहार का नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आरा नीचे है कि ऊपर है बिहार के? नीचे है, तो बनाइएगा मैप, नीचे लगा दीजिएगा। यहाँ आरा हो गया, यहाँ पे भागलपुर का एरिया हो गया। अगर मान लीजिए आपको संथाल पूछ दिया तो संथाल में एक बनाइए बिहार का मैप हल्का सा, और यहाँ से भागलपुर से आपका राजमहल हिल के बगल में था, वही था ना, दामने को बोलते थे, वो इलाका मार दीजिएगा। ये अच्छे तरीके होते हैं। उसके बाद से जितने इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं किसी भी आंसर में, वो वर्ड जरूर होने चाहिए। आप कुछ लिखो चाहे ना लिखो, जैसे आप 57 लिख रहे हो, मान लो बिहार का लिख रहे हो, बिहार में पीर अली लिखना है, पटना का। आपके राजा कुंवर सिंह आएंगे, भले वो कुंवर सिंह नहीं पूछा है, लेकिन बिहार पूछ दिया तो कुंवर सिंह अपने आप आ गए, क्योंकि यहाँ के खिलाड़ी वही थे, उनका नाम आएगा। फिर दानापुर आ जाएगा, दानापुर का केस। हाँ पीर अली जो थे, पीर अली को चालू कर दीजिएगा। पीर अली तो 2 लाइन में निपट जाएंगे। पीर अली ने प्रोटेस्ट किया था, बाद में उनको हैंग कर दिया गया था, बस बात खत्म। ठीक, मेन खिलाड़ी कौन थे? अपने कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह थे, अपना दानापुर हो गया, आरा हो गया, और एक आप कौन सा बताएं? देवघर से चालू होता। हाँ सुनिए मैं बता रहा हूँ, जब आप चालू करेंगे, कुंवर सिंह पे मैं आता हूँ, उनका भी स्लाइड बनाया हूँ। कुंवर सिंह के स्लाइड में ये है कि आप कुंवर सिंह चालू होंगे, आपका देवघर से चालू हुआ, आरा होते हुए दानापुर गए, दानापुर में रिवॉल्ट किए, और फिर वहाँ से लिख दीजिएगा कि दानापुर से होते हुए मिर्ज़ापुर, मतलब कि गाजीपुर, मिर्ज़ापुर था, मिर्ज़ापुर हो गया, बनारस हो गया, आजमगढ़ हो गया, गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, सब जगह हैं। इवन वो नाना साहब से भी मिले थे, नाना साहब से मिले थे, तो ये लिख सकते हो कि उनकी मुलाकात नाना साहब से भी हुई। ये सब वो वर्ड हैं, ये बताते हैं कि आप चीज़ों का डेप्थ जानते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा ज्ञान है, वो सबको पता है, एग्जामिनर को भी पता है, बट एग्जामिनर को चाहिए वो वर्ड। पनीर की सब्जी में पनीर नहीं मिलेगा तो सिर्फ मसाला रह जाएगा। आलोचना, देखिए आलोचना कभी भी, पहली बात है कि किसी गरियाना नहीं होता है। आलोचना मतलब कि क्या उनका मोटिव में क्या लैक था। ये लड़ाई लड़ रहे थे अपने साम्राज्य के लिए, न कि देश के लिए। तो ये लिख सकते हैं कि उनकी जो फाइट थी वो क्योंकि उनका जो स्टेट था वो रेंट फ्री स्टेट था, बाद में उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक, तो वो लड़ाई जो थी उनके अपने क्षेत्र के लिए थी, अपने अधिकार के लिए थी, एक सामंती व्यवस्था के लिए थी, न कि भारतीय इसके लिए। ये क्रिटिसिज्म होगा। नहीं, तो अलायंस के लिए गए थे ना, वो जहाँ जहाँ अंग्रेजों से अलायंस के लिए, वो जहाँ जहाँ उनके अलायंस बना सकते थे वहाँ गए थे। लेकिन जब अंग्रेज वहाँ से फिर से दबाव डालना चालू किए, अंग्रेज फिर रीगेन करना चालू किए, जैसे नाना साहब को जब हरा दिए तो ये समझ गया कि यहाँ मेरा काम नहीं होगा, फिर वहाँ से बैक रिटर्न होना चालू हो गया, रिट्रीट कर गए। इनके अंदर, इन्हीं के अंदर नहीं, किसी के अंदर, तब नेशन था ही नहीं ना। और सबसे खास बात है इसमें जितने लोग थे ना, बस दानापुर में जो सैनिक थे वो इनके सहयोग में आते हैं, और वहाँ की आम जनता थोड़ी बहुत आती है। बाकी जितने भी लोग रिवॉल्ट में थे इनके साथ सब जमींदार बैकग्राउंड के थे। तो इट वाज अ फाइट ऑफ फ्यूडल सिस्टम अगेंस्ट द ब्रिटिश सिस्टम, जो इनका रिवॉल्ट था। अगर आपको क्रिटिसिज्म लिखना है तब की बात कर रहा हूँ, ऐसे मत लिख देना कहीं भी। अगर क्रिटिसिज्म पूछता है तो आप लिखिएगा कि ये एक सामंती व्यवस्था जो थी, एक सामंती व्यवस्था की लड़ाई एक अंग्रेजी व्यवस्था के विरोध में थी। ये इतना काफ़ी है। उसमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि इनके साथ में जितने थे इनके परिवार के जमींदार थे, बाकी इनके जमींदार थे, इनके भाई के नाम लिख देना। जहाँ जहाँ गए सिर्फ जमींदारों के लिए लड़े। ठीक, जैसे कि आपके अलीगढ़ में गए, आजमगढ़ में गए, तो वहाँ पर भी तो जमींदार जो था वहाँ पर जाकर उसका हेल्प किए, वहाँ पर झंडा गड़वाए अपना, अंग्रेजों को वहाँ से हटाए। ठीक, नाना साहब क्या थे? नाना साहब की खुद की पेंशन नहीं मिली थी, इसलिए वो अटैक कर दिए। तो नाना साहब क्या थे? वो अल्टीमेटली चाहते थे पेशवा को स्थापित करना। वो खुद ही बोल दिए हम पेशवा हैं। तो ये कहाँ से? जनता तो नहीं थी, वो नाना साहब थे। ये से क्रिटिसाइज कर सकते हैं इनको। इसमें बस एक क्वेश्चन मुझे ये अच्छा लगा, बाकी सारे क्वेश्चन देखिए। इवेल्युएट द रोल ऑफ कुंवर सिंह। तो रोल ऑफ कुंवर सिंह को इवेल्युएट करने के लिए जो मैं बोला हूँ, इवेल्युएट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। पॉजिटिव 2 पेज में देना, नेगेटिव बस यही, ये सामंती व्यवस्था का सिस्टम था। ठीक, ये आ गया कॉज फिर आ गया कॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट। कॉज हमेशा पूछा है,
कॉज मैं बता देता हूँ, अभी स्लाइड दिखाऊंगा उसका। ये जो है सबसे अच्छा है, ये नेचर वाला है। ये आरसी दत्त का स्टेटमेंट है कि इट वाज नॉट द फर्स्ट नॉर द नेशनल एंड नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ, आरसी मजूमदार, सॉरी, आरसी दत्त तो दूसरे थे, वो जो थे ड्रेन थ्योरी में दिए थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में आरसी दत्त थे। हाँ, ये आरसी मजूमदार थे, सॉरी। तो आरसी मजूमदार का जो ये स्टेटमेंट था, ये नेचर दिखाता है कि रिवॉल्ट का नेचर क्या था। आप जब 1857 की क्रांति को पढ़ोगे तो उसमें बाद में नेचर पढ़ोगे। कुछ लोग बोलते हैं कि ईसाई धर्म के खिलाफ था, कुछ लोग बोलते हैं कि सैनिक विद्रोह था, सावरकर जी बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंस था, और ये बोलते हैं कि ना ये पहला था, ना इंडिपेंडेंस था, और ना ये भारतीय नेशनल था। उसका रीजन बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके पहले बहुत सारी म्यूटनी हुई थी। बैरकपुर में 3-4 म्यूटनी हुई थी, वेल्लोर में म्यूटनी हुई थी, हर जगह पर छोटी छोटी म्यूटनी हुई थी। तो ये पहली म्यूटनी तो थी नहीं, वो दो गया। दूसरा, आप ये नेशनल नहीं था, क्यों? कि इसका सीमित था सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट एरिया में। आप लिखोगे कि द रिवॉल्ट वाज रिस्ट्रिक्टेड इन द एरिया ऑफ नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया, इतना लिखोगे आप। उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में आप देखिए तो दिल्ली के पीछे कहीं सुनते हैं कोई रिवॉल्ट? नहीं। और नीचे आप ग्वालियर के नीचे बहुत छुटमुट सुने होंगे, सतारा उतारा का नाम एक आध बार आता, बाकी कहीं नहीं था, ठीक। और आप ईस्ट में आप चले जाइए, असम के बाद चले जाइए आगे, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं था। तो इसका सीमित दायरा था, तो ये नेशनल नहीं था। और तीसरा, कोई भी इंडिपेंडेंस के लिए नहीं लड़ रहा था, सब अपने स्टेट के लिए लड़ रहे थे। भाई मजदूर था, वो अपने खेत के लिए लड़ रहा था, जो आपके राजा थे वो अपनी जमींदारी के लिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी क्या, वहाँ पे स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आता है। झांसी की रानी बोलती है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो ये दिखाता है कि उनका जो लॉयल्टी थी वो झांसी के प्रति थी, ना कि देश के प्रति थी। तो देश की भावना थी ही नहीं। अब ये तो आप लिख दिए, लेकिन क्या ये सही है? इसके बाद लिखिएगा बट देयर आर अदर फैक्टर्स जो कि बताते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं ये वॉर सबसे इंपॉर्टेंट थी। उसके रीजन क्या आएंगे? इकोनॉमिकल, कि इसमें बाकी सेक्शन में इन्वॉल्व था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजे ही थे, बाकी इसमें पॉलिटिकल भी था, सोशियो इकोनॉमिकल भी था। ऐसा नहीं कि देखिए अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो इस स्टेटमेंट का प्लस और माइनस दोनों लिखना है। प्लस मैंने बता दिया, ये पहला नहीं था, इसके पहले बहुत से वार हुए थे। आप लिख दीजिएगा ऐसे, वेल्लोर म्यूटनी लिख दीजिएगा, बैरकपुर म्यूटनी लिख दीजिएगा, ठीक। और 2 लिखना काफ़ी होता है, 2 आपने एग्जाम्पल दे दिया, बहुत है, होने के तो 20-25 हुए हैं। दूसरा क्या है कि नॉर नेशनल, तो आपका नॉर्थ में रिस्ट्रिक्टेड था, मैप बना दीजिएगा, यहाँ रुका था ये, इससे ज़्यादा फैला नहीं था, तो ये नेशनल नहीं था। तीसरा हो गया कि इंडिपेंडेंस, लेकिन ये सिर्फ वो बात है कि आप इसके साथ सहमत हो गए, आप सहमत हो गए। क्वेश्चन क्या दिया है? इस निष्कर्ष से बचना मुश्किल है कि, ठीक, ये था, ये आ गया। अब इसमें आप यहाँ पे बट दे के आप दूसरा रीजन दे सकते हो कि नहीं, क्यों? क्योंकि आप सावरकर की आइडियोलॉजी कैसे मना कर दोगे भाई? वो भी तो विचार क्या होते हैं, आपके विचार से ये चीज ऐसा था और मेरे विचार से ये चीज इंडिपेंडेंस था। ठीक, तो आपको इसके बाद दूसरा पहलू भी लिखना है, थोड़ा ही लिखना है कि लिखना है कि यहाँ पर अदर फैक्टर थे कहीं ना कहीं, कि आप देखा जाए कि चलो हाँ, एक भारत को स्थापित करने के लिए, भारत नाम तब नहीं था, एक नेशन नहीं था, बट लोगों में एक विदेशी शासन के खिलाफ यूनिटी तो थी, ये लिख सकते हो आप, ठीक। तो यही एक क्वेश्चन था जो मुझे थोड़ा सही लगा, बाकी जितने क्वेश्चन सब रिपीटेड हैं। कुंवर सिंह का रोल बार बार पूछता है, कुंवर सिंह का रोल 2 पेज में या 3 पेज में आपका निपट जाएगा। आधे पेज में नक्शा बना देना और बाकी 2 पेज में उनका कब पैदा हुए थे, भोजपुर के थे वो, सॉरी भोज राजा भोज की फैमिली से थे ना वो। हम बता रहे हैं ना, सुनिए, जगदीशपुर के थे, उसका नाम शाहबाद भी नाम था ना, शाहबाद। आते हैं, एक बार और क्वेश्चन देख लें। अब देखिए भी कॉज पूछा है, इसमें यहाँ पे यही क्वेश्चन आप पूछ रहे थे ना, आलोचनात्मक परीक्षण करिए, तो इसको क्रिटिकली एग्जामिन होता है। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब आलोचना एकदम नहीं होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना होता है। यही क्वेश्चन आप बोल रहे थे, ठीक। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ द 1857 विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। तो पहले तो आपको दिखाना है इसमें कि क्रिटिकली एग्जामिन द रिवॉल्ट का सिग्निफिकेंस क्या था, रिवॉल्ट होने से क्या क्या हुआ, ठीक। रिवॉल्ट पहली बात है कि सामंती व्यवस्था को स्टेब्लिश करने के लिए या फिर ऑर्थोडॉक्सी को स्टेब्लिश करने के लिए था कहीं ना कहीं, इसीलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया ये, इसीलिए इंटेलिजेंसिया वर्ग का सपोर्ट नहीं मिला, पढ़े लिखे जो भी उसमें भारतीय लोग थे उनका सपोर्ट नहीं मिला। दूसरी बात है कि मैक्सिमम अपर जो सोसाइटी थी, एरिस्टोक्रेट सोसाइटी जो थी, आपका जो ये बोलते हैं प्रिंसली स्टेट,
या फिर आपके जो जमींदार थे ये लोग सपोर्ट किए थे, ठीक। तो उसमें ये इसका वही नेगेटिव दिखाओगे कि ये ना इंडिया तक पूरा फैला था, ना ही ये सब सारा सेक्शन इसमें इन्वॉल्व था, और ना ही किसी की भावना थी देश के लिए, ये नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव में कि लोग दबे पड़े थे, ये 4 रीजन थे कि आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस और मिलिट्री, ये 4 रीजन थे, इसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ। हमेशा बैलेंस लेके चलना है, किसी भी क्वेश्चन को कभी एक साइड मत ले जाइएगा। इवन वो लिख दिया ना क्रिटिकली एनालाइज, तब भी बैलेंस ही आपको रखना है। आप मानेंगे नहीं, इस रिवॉल्ट में कानपुर में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा ब्रूटलिटी की थी, मतलब बर्बरता जो होती है ना। एक और स्टेटमेंट है कि यह जो लड़ाई थी ये बर्बरता और सभ्यता के अगेंस्ट थी, मतलब बीच की लड़ाई थी। हाँ, ये नाम याद रखिएगा किसने क्या क्या बोला है। जब आप आंसर आएगा ना, जैसे ये आरसी मजुमदार थे, तो उसको स्टेटमेंट के बाद लिख दीजिए आरसी मजुमदार, ठीक। या फिर सेम स्टेटमेंट आप कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आप कंक्लूजन क्रिटिकली, ये पूछा क्रिटिकली एग्जामिन, मान लीजिए पूछा क्रिटिकली एग्जामिन, आपने सारे फैक्टर बताए, फिर ये स्टेटमेंट डाल दीजिए नीचे, कंक्लूजन में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि ये चीज़ें थी, ना ये भारतीय था, ना पहला था, और ना ही आज़ादी का था, ना नेशनल था, ना इंडिपेंडेंस था, ना ही पहला था। ये कंक्लूजन में भी आ सकता है। ये एक तरीका होता है कि क्वेश्चन में से ही कंक्लूजन निकालना। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आया है और आपने वो क्वेश्चन पहले कहीं पढ़ा है, तो उठा के कंक्लूजन में डाल दीजिए उसको। ये सब तरीके हैं, बस आपको कंटेंट इसका क्या है, कंटेंट आपको दिखा दूंगा, 8 से 10 स्लाइड में कंटेंट खत्म हो जाएगा। 4 ही कंटेंट ही है इसके, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो रिलीजियस, मिलिट्री, और तात्कालिक कारण हो गया ग्रीस कार्टेजेज, चर्बी वाले कार्टेज, और बोन डस्ट आटे में, यही कारण ही है। इसी को आपको आगे पीछे मैनिपुलेट करना है। हाँ, लिख दीजिएगा, ये भी एक र्यूमर ही था, ये भी र्यूमर था, और वो भी गाय और सुअर की चर्बी था, वो भी र्यूमर था। लेकिन र्यूमर लिखिएगा कि देयर वाज ए र्यूमर, एक र्यूमर था वहाँ पे कि ये वो चर्बी थी, लेकिन ये श्योर नहीं थी कि गाय की चर्बी थी कि सुअर की चर्बी थी। ना कभी इंडियंस, हाँ, ना इंडियंस ने कभी वेरीफाई कर पाया, अधिकार था नहीं, और अंग्रेज कभी इस पर बोले ही नहीं थी कि नहीं थी, वो कभी इसको क्लियर ही नहीं किए ना, तो इट वाज ए र्यूमर। बाकी सब में देख लीजिए कॉज ही कॉज आया है, कॉज कंट्रीब्यूशन, ये लाइन हो गया कॉज, फिर कंट्रीब्यूशन। अब आ जाते हैं मेन कंटेंट पर। ये लीडर से आपको, आपके लिए जरूरत नहीं है, प्री वालों के लिए जरूरी होता है, आप लोग मेंस में हैं, ठीक। रिवॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये है। अगर आप पूछ रही थी मैम इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, अगर रिवॉल्ट का आ रहा है तो आप लिख सकती हैं कि रिवॉल्ट 1857 की क्रांति जो है मेरठ से चालू हुई 9 मई को, जब वहाँ पर कुछ जो तीसरी कैवलरी के सोल्जर थे, जिन्होंने वो चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, उन्हें 10 साल की सज़ा दे दी गई। अगले दिन 10 मई को उनके साथियों ने उन्हें आज़ाद किया और दिल्ली की तरफ मार्च कर दिए। ये एक अगर सिर्फ पूछ दिया कि रिवॉल्ट के बारे में, तो स्टार्ट यहाँ से करिएगा। बाकी जो हो सकता है बहुत अच्छा ये होगा कि आप ये लिखिए कि 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में मानी जाती है, जिसे स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई माना गया था। नीचे सावरकर लिख सकते हैं, वीर सावरकर या वीडी सावरकर लिख सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट हो गया। अब उसके आगे कारण पूछा है, तो उसके कारण देख लीजिएगा। पॉलिटिकल एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन उसी में जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको बाद की बात है, एक्सपेंशन अभी मत बताइएगा, पहले कारण बताइएगा। ये स्लाइड में है, एक दूसरी स्लाइड में दिखाता हूँ, शायद उसमें होगा सही से। गिव मी 1 मिनट, एक और स्लाइड में दिखाता हूँ। ये क्या है, मैं फाउंडेशन बैच के लिए बनाया था, आप लोगों के लिए अलग बनाया हूँ। उसमें क्या है, पूरा एक्सप्लेन करना होता है ना। अरे तो हिंदी है। देखिए यहाँ पे आर्थिक कारण आ गया, ठीक। यहाँ पे आपका बस वही कि जिसने भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत में एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। विद्रोह के विभिन्न कारण थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक। ये 4 कारण थे। मैक्सिमम क्वेश्चन में कारण पूछा है आपका, ठीक। ये 4 कारण थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक। अब ये देखिए इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। एक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन है, इसके विरोध में हुआ था, महत्वपूर्ण हुआ था। किसी भी क्रांति को महत्वपूर्ण लिखिएगा, जो भी क्रांति हुई हो महत्वपूर्ण क्रांति थी। संथाल विद्रोह यह आदिवासी विद्रोह में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विद्रोह था। हाँ, वही बता रहा हूँ। तो पहली चीज़ महत्वपूर्ण आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगा, किसके अगेंस्ट था,
अगर संथाल हो गया तो ब्रिटिश और जो दिक्कू थे, दिक्कू बोलते थे ना, नहीं हाँ हाँ, जो साहूकार थे उनको हटाने के लिए था। और फिर उसके बाद से रीजन क्या क्या था, तो वहाँ पर मान लीजिए कि वहाँ पे प्रॉपर्टी का रीजन था, इकोनॉमिकल रीजन था, और रिलीजियस सोशियो रिलीजियस मुद्दा था कि वहाँ के कल्चर में इंटरफेयर था। तो ये मसाला हर जगह काम आएगा। आप दिमाग में हमेशा याद रखिए, आप किसके अगेंस्ट लिख रहे हैं, ब्रिटिश के अगेंस्ट लिख रहे हैं। उनका पहला मोटिव क्या था, इकोनॉमिकल। पहला था कि उनको एक्सप्लॉइट करना यहाँ से, और उनका तरीका अलग अलग था, उसमें वो पॉलिटिकल तरीका, किसी की प्रॉपर्टी हड़प लिए। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं आर्थिक कारण, जल्दी जल्दी करते हैं। आर्थिक कारण में अब इसमें मैंने ऐसे लिखा है, ये कहानी अगर सिर्फ इकोनॉमिकल रीजन पूछ दिया, वो तो पूछेगा नहीं, अभी तक तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तब आप ये कहानी लिखिएगा, वरना इकोनॉमिकल कारण लिखिएगा, आगे लिखिएगा जमींदारी सिस्टम या फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, हाँ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फिर सूर्यास्त का। सूर्यास्त आप पॉलिटिकल में लिखिएगा, सूर्यास्त को पॉलिटिकल में लिखिएगा, क्योंकि उससे लोगों का प्रॉपर्टी कब्जा होता था ना, ऑक्शनिंग होती थी उसकी। अगर आप नहीं चुका पाए तो आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शनिंग हो जाएगी, आपकी जमींदारी की। जी डाल सकते हैं, लेकिन आप फिर कहाँ कहाँ मसाला डालोगे, सेम मसाला 2 जगह डालोगे कभी भी। मैम है आगे, आपकी बात सही है, आप आगे तो देखिए। ठीक, भूमि राजस्व नीतियां हो गई, उसमें भू राजस्व को बढ़ाने की कंपनी की नीति, बस इतना है, ये लाइन लिखिएगा, ये पूरी कहानी नहीं, बस ये भू राजस्व को बढ़ाने की कंपनी, उनकी जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी रैयतवारी महलवारी, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। आगे आपका आ गया व्यापार नीतियां, इकोनॉमी के अंदर है, पहले भू राजस्व नीति हो गया, व्यापार नीति आ गया। ये हेडिंग है, चाहे तो आप लिख लीजिए, मैं PDF दे दूंगा, बट लिख लीजिए। इकोनॉमिक के अंदर भू राजस्व नीति लिख लीजिए, इकोनॉमिक के अंदर भू राजस्व नीति। भू राजस्व नीति अपना लिख लीजिए। भू राजस्व नीति में एक लाइन लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को 300 वर्ड लिखना होता है, तो लिख लीजिएगा कि अंग्रेजों की भू राजस्व नीति बहुत ही उत्पीड़क थी, मतलब एक्सप्लॉइटेटिव थी। अपने मन से, अपने हिसाब से देखिए, आप आंसर लिखने जाएंगे, आपको खुद पता है, अगर किसी ने मेंस लिखा है उसको खुद पता है कि वहाँ पे रटा रटाया काम नहीं आता है। आपकी आत्मा में जो चीज़ बैठी है, आपकी कलम को पता है और वही लिख देती है वहाँ पे। सच्चाई ये वो होता है प्रैक्टिस से। ठीक, तो आप बस ये दिमाग में रखिए, इकोनॉमिकल में क्या था, जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी महलवारी, जिसमें सबसे एक्सप्लॉइटेटिव जमींदारी थी। 89% टैक्स था इस पर, 89%, समझ रहे हैं। नहीं मैम, जो जमींदारी था उसमें हाँ नहीं वो मैं समझ गया। नहीं तो किसान से देखिए, तो किसान से लिमिट कहाँ था? नहीं तो वही ना जमींदार अपने। अब देखिए बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, CSET का सीधे क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रिटेशन का, कि मान लीजिए आपको 100 रुपया मिल रहा है, 100 रुपये में से 89 रुपया कंपनी को देना है, आपके पास बचा 11 रुपया। अब अगर आपको 22 रुपया कमाना तो क्या करोगे? अगर आपको 22 रुपया, जमींदार हो, आपको 22 रुपया कमाना तो क्या करोगे? कितना कमाओगे आप? आपको 200 रुपया कमाना पड़ेगा सर। आप जो पहले 100 कमाते थे उसमें से 89 देते थे। अब अगर आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या करोगे? कंपनी का भी प्रॉफिट बढ़ाओगे। तो उसका मतलब क्या हुआ? एक्सप्लॉइटेशन और बढ़ गया। अब वो किसका बढ़ रहा है? नीचे पीजेंट का। ठीक, उसमें रूल था, उसमें ये भी रूल था कि आपको जो टैक्स फिक्स करना है आम जनता के साथ, आप कंसल्ट कर सकते हो, ये भी रूल था। लेकिन किसी जमींदार ने कभी नहीं किया था, शायद ही कोई जमींदार किया। क्यों करेगा भाई, जब उसको प्रोटेक्शन ब्रिटिश का मिल रहा है। ये सिर्फ सजेशन था, एक रूल था, लेकिन ऐसा कोई इंप्लीमेंट करना जरूरी था नहीं, वो जमींदार के हाथ में था। वो चाहे तो फार्मर से बोले कि भाई हाँ चलो तुम्हारे यहाँ पानी नहीं है, हम पानी दे देंगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना बीज लाने के लिए, हम पैसा दे देंगे। बट ऐसे बहुत कम जमींदार थे, और जो थे वो डिफॉल्ट कर जाते थे, बाद में पैसा नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमींदारी छिन जाती थी। इसीलिए तो यस मैम, जमींदारी नहीं पढ़ा आप लोगों ने? जमींदारी जो थी, जमींदारी वो हेरिडेटरी थी, मतलब बाप से बेटे को मिलेगी, और ट्रांसफरेबल थी। ट्रांसफरेबल ये होता है कि अगर आपने, सूर्यास्त कानून क्या था कि अगर आपने आज, मान लीजिए आज कितना तारीख है, 14 तारीख है, अगर 14 तारीख की शाम को 5 बजे तक आपने सारा रेवेन्यू नहीं जमा किया तो आपके हाथ से जमींदारी छीन ली जाएगी,
पब्लिक ऑक्शनिंग होगी। पब्लिक ऑक्शनिंग मतलब क्या होता है, बोली लगाना, और इस क्लास में बोली लगेगी। आपने बोला कि भाई हम तुमसे ज़्यादा दे देंगे या हम पैसा देंगे, लास्ट में होगा ठीक है इनको मिल गया। अब कल से पटना के जमींदार भाई साहब हो गए, आपसे जमींदारी चली गई तो ट्रांसफरेबल हो गया, सेल भी कर सकती हैं आप। जमींदारी ये भी था कि सेल भी किया जा सकता था, बस क्या होगा कि जो टैक्स आप देती थी कल को आपने इनको सेल कर दिया, अब वो टैक्स वो हमको पे करेंगे। और हेरिडेटरी मतलब क्या होता है कि आप हैं, आपकी जो आगे की जो भी जनरेशन होगी, आपके बेटा बेटी जो भी होंगे वो जमींदार बन जाएंगे। अमरीश पुरी जमींदार, उसका बेटा जमींदार, फिल्मों में होता था ना, देखा होगा आपने। तो जमींदारी थी हेरिडेटरी और ट्रांसफरेबल थी। हेरिडेटरी मतलब बाप से मिलना, ट्रांसफरेबल मतलब दूसरे को जा सकती थी ऑक्शनिंग के थ्रू। तो इसी के कारण तो बहुत सारे जमींदारों के हाथ से जमींदारी छिन जाती है। वो पॉलिटिकल में रीजन में आएगा, सनसेट क्लॉज इसीलिए बोला ना पॉलिटिकल में डालिए, उससे किसान को दिक्कत नहीं थी। मतलब किसान तो सनसेट क्लॉज से क्या प्रॉब्लम था भाई, उसके पास तो अधिकारी नहीं था। सनसेट क्लॉज से प्रॉब्लम किसको, जमींदार को था। बट हाँ साउथ में बोलेंगे तो साउथ में किसान को दिक्कत थी। क्यों दिक्कत थी बताइए? ये बंद कर देना, आवाज बहुत आ रही। हाँ वहां रैयतवारी था। खिड़की बंद करो, पर्दा नहीं भाई, आवाज उससे आती है। तो वहां रैयतवारी थी। तो वहां पे क्या होता था कि जो पीजेंट था अगर वो नहीं चुका पाया तो उसको भी हटाया जाता था। सेम महालवारी में था, ये हटाने वाला कॉन्सेप्ट हर जगह था। जमींदारी में एक ही चीज थी कि परमानेंट सेटलमेंट क्यों बोलते थे, जो वो 10/11 था वो फिक्स था, बाकी दोनों जगह पे 30 साल के अंतराल में रिन्यू किया जा सकता था, महलवारी में भी रैयतवारी में। जब ये बन जाता है, कॉर्नवालिस लाता है जमींदारी, तो ये फेल होती है, तो उसके बाद से लोग समझते हैं कि गड़बड़ है। तो फिर साउथ में थॉमस मुनरो रहता है, मुनरो था ना, अलेक्जेंडर रीड और मुनरो, तो ये दोनों रैयतवारी लाते हैं। ठीक, उसमें 50% लेना था, उसमें 50% था। सर जो 50% आप लेने की बात बोल रहे हैं वो उसमें था रैयतवारी में। ठीक, बाकी जो यहाँ किसान से बोल रहे हैं इसमें कोई लिमिट नहीं थी। जमींदारी वाले में सजेशंस भले थे लेकिन लिमिट नहीं थी। तो अगर जमींदार को ज़्यादा पैसा कमाना है तो किसान का खून चूसना पड़ेगा, और वो भी सोचिए कितना ज़्यादा। ऐसा नहीं कि सरकार को दे दिए 89, अपने रख लिए 20। अगर तुम्हें चाहिए 21-22 रुपये तुम्हें चाहिए तो सरकार को आपको 178 रुपये देना पड़ेगा, तभी आप कमा पाओगे। समझ रहे हो? तो इसीलिए और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थी। ठीक, दूसरा क्या था, ब्रिटिश व्यापार नीतियाँ। बस इतना लिख लीजिएगा कि भारत की पारंपरिक नीतियों, पारंपरिक जो ट्रेडिशनल ट्रेड था, हस्तकरघा हो गया, हस्तशिल्प हो गया, इसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तरीका क्या था कि इंडिया का पूरा मार्केट ओपन कर दिया जाता है। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, ये दोनों लिख दीजिएगा नीचे। चार्टर एक्ट 1813 क्या करता है, चाय और इंडिया ये दो के अलावा पूरा मार्केट खोल देता है। हाँ चाय और चाइना, सॉरी, चाय और चाइना मतलब ट्रेड इन चाय और ट्रेड विथ चाइना। चाइना के साथ ओपियम का कारोबार होता था। ओपियम आपके बिहार में भी बहुत पैदा होता था, पता है? उस टाइम पे ओपियम की खेती सिर्फ बिहार में होती थी, अभी भी होती है। एमपी में और यूपी में होती है ओपियम खेती। बिहार में होती है, बिहार में भी होता है। तो अच्छा, अफीम सोरा होता है? नहीं यार, अफीम नशा होता है भाई। सोरा तो बारूद बनाने का काम आता है, और अफीम ख्यालों में जाने का काम आता है। हाँ ओपियम से सोरा बनता है। हाँ वही हम कहें, वही कहें। अरे भाई ओपियम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अफीम बोलते हैं, उसी से चरस बनता है बाद में, उसी से। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि आप इंडिया का प्रोडक्ट अगर आप यूके में ले जाते हो, यूरोप में ले जाते हो, तो वहाँ हाई इंपोर्ट ड्यूटी था, हाई इंपोर्ट ड्यूटी, और इंडिया का मार्केट पूरा ओपन था उनके प्रोडक्ट के लिए। ठीक, तो ये व्यापार नीति क्या थी, ये डबल स्टैंडर्ड था उनका कि हमारा प्रोडक्ट जो है यूके में नहीं घुस सकता है, और उनका प्रोडक्ट हमारे यहाँ पूरा खुला मार्केट था, टैक्स फ्री था, समझ लीजिए एक प्रकार से देखा जाए तो। रेलवे आ जाती है 1853 में, रेलवे का पेनिट्रेशन अंदर तक जाता है, रूरल एरिया तक जाता है, आराम से अपना सामान दूर दराज तक पहुंचा सकते थे। ठीक, अगर लिखना हो तो कहीं लिख देना कि रेलवे की कनेक्टिविटी, ये भी लिख देना। देखिए मैं आप लोगों का आंसर नहीं लिखवाऊंगा, अगर आपको मन करे तो मैं बोल के लिखवा दूंगा, बट आप लोग मेंस में हैं। ठीक जी, क्लास के बाद में क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक, जिस दिन खत्म करूंगा टॉपिक क्वेश्चन दे दूंगा, बट इतना बता रहा हूं कि आप बस दिमाग में रखिए कि क्या था कि हाई इंपोर्ट ड्यूटी था इंडियन प्रोडक्ट पे यूरोप में, और इंडिया का मार्केट ओपन था 1813 और 1833, पूरा मार्केट खोल दिया था इंडिया का।
तीसरा आते हैं, देखिए यहाँ लिखा है ना, भारतीय ब्रिटिश वस्तुओं पर, भारत में ब्रिटिश वस्तुओं की मुफ्त खुली पहुंच, लेकिन यूरोप में भारतीय वस्तुओं पर उच्च आयात शुल्क, ठीक, जिसे एंटी डंपिंग टैक्स लगाया जाता है, फिलहाल वो डंपिंग के अगेंस्ट लगाया जाता है। शोषणकारी वित्तीय प्रथाएं, इसमें वो जबरन वसूली करते थे, सूदखोरी करते थे। ब्रिटिश लोग भी जो देते थे पैसा वो बहुत हाई रेट पे देते थे, बहुत हाई रेट पे, आप नहीं चुका पाए तो आपका ज़मीन ले लिए, प्रॉपर्टी ले लिए, ये आप लिख सकते हो शोषणकारी वित्तीय प्रथाएं, ठीक। रेलवे का निर्माण, रेलवे के निर्माण में ये गारंटी दी गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गारंटी दी थी कि जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, जो भी कंपनियां रेलवे का निर्माण कर रही थी, उसको मिनिमम 5% का डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, मिनिमम 5% का, समझ, मिनिमम था, मैक्सिमम में 20% भी जा सकता था, जितना चाहे उतना जा सकता था। और इसका पैसा कौन पे करता था? इंडियन टैक्स पेयर। इंडियन प्रिंसली स्टेट हो गए, आपके सामान का रेट बढ़ा दिया इनडायरेक्ट टैक्स लगा के, तो इंडिया से पैसा इसका दिया जाता था, और ये क्या था कि ब्रिटिश लोगों के पास पैसा जाता था। दूसरी बात था, इसी कंस्ट्रक्शन में इंडियन कंपनी इन्वॉल्व नहीं थी, ब्रिटिश कंपनी इन्वॉल्व थी, समझ रहे हो, तो जो कंपनी इन्वॉल्व होगी उसको प्रॉफिट होगा। तो ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंडियंस दे डेवलप द रेलवे फॉर देम सेल्फ, हमारे लिए तो डेवलप नहीं किया भाई। 1857 की क्रांति से पहले रेलवे आ चुकी है, जहां भी लड़ाई होती थी 50 लोगों को गाड़ी में भरे लेके चलो वहां पे, मार पीट के चले आए, और ये बेचारे घोड़े से जाते थे इंडियंस जो थे। तो एक रीजन ये भी था रिवॉल्ट को दबाने का। टेलीग्राफ आ जाता है, टेलीग्राफ भी एक रीजन बनता है, ठीक ना, ये 53 में आ जाती है। खास बात ये है 69 में, 1869 में ही या 1859, 69 में स्वेज कैनाल खुलती है ना, 69 है ना, हाँ 1869 में स्वेज कैनाल खुल जाती है। और उसके बाद से आप देखिए क्या होता है, 10 साल का डिफरेंस है, मान के चलिए 57 हो गया, 58 हो गया, 1858 और 10 साल मान लीजिए, ठीक। 10 साल में तो अपना पहले इंडिया में कंसोलिडेट होते हैं, अच्छे से पकड़ बनाते हैं, और स्वेज कैनाल क्या करती है, लगभग 8000 किलोमीटर की डिस्टेंस कम कर देती है। जो चीज़ें अफ्रीका से घूम के जाना था, अब वो डायरेक्ट यहाँ से अरेबियन सी में उतरे, अरेबियन सी से रेड सी से स्विच कैनाल, मेडिटेरेनियन, फिर जिब्राल्टर, और फिर आपके यूके। तो जब डिस्टेंस कम हो गया, पूरा रास्ता अपने हाथ में आ गया, 17 से लेके आपका वहाँ तक, मतलब बंगाल तक। अब क्या है, आपको बस सामान लादना है, आपके पास पूरा ट्रेड रूट तैयार था। तो एक्सप्लॉइटेशन तेज हो जाता है। आप पाओगे अगर पूछा जाए कि 1858 के बाद क्या होता है, तो भारत का एक्सप्लॉइटेशन और तेज हो जाता है। वो कारण रिजल्ट में पढ़ा जाएगा कि एक्सप्लॉइटेशन तेज हो जाता है। आपके ड्रेन थ्योरी जो दी जाती है उसमें ये बोला जाता है ना कि इसके बाद एक्सप्लॉइटेशन और बढ़ गया था। वो उसके बाद से हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करना छोड़ देते हैं, रिलीजियस रिफॉर्म करना छोड़ देते हैं। मतलब उसके बाद 1-2 रिफॉर्म हुए हैं। चाइल्ड इन्फेंटिसाइड पे मैटर आया है 61 में, और दूसरा मैटर आया था नहीं, विधवा आ चुका था, विधवा पहले आ चुका था, 56 में आ चुका था। दूसरा बाल विवाह था। ये 2 बस ऐसी कुरीतियाँ थी जिसमें ब्रिटिश इन्वॉल्व होते हैं, बाकी सब में कहीं नहीं होते हैं। वो बाकी किसी मैटर में घुसते ही नहीं है वो, क्योंकि जानते हैं हमें करना क्या है, ठीक। तो फिलहाल आप इकोनॉमिकल में आ जाइए। रेलवे का निर्माण हो गया। वन नीतियाँ, ये एक रीजन बनता है आदिवासियों के लिए, ठीक। ये इकोनॉमिकल फैक्टर आ गए। इकोनॉमिकल फैक्टर में 4 हेडिंग, 1-1 लाइन, समझ रहे हैं आप, 4 हेडिंग, 1-1 लाइन। और एग्जाम्पल दे दीजिएगा, यहाँ पर रेलवे आ गया, यहाँ पे वन नीतियाँ 2-3 एक डाल दीजिएगा कि आपका जो क्या आया था, वो अधिनियम आया था ना, फॉरेस्ट अधिनियम आया था उस टाइम पे, एक जिस बिरसा मुंडा के टाइम पे आया था अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, वो एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, ठीक। नहीं तो संथाल के पहले डाल दीजिएगा। संथाल के टाइम पे भाई जमींदारी करके, जमींदारी से क्या किया गया था कि जो राजमहल हिल का एरिया है वहाँ पे जमींदार दे दिए गए थे कि आप यहाँ से लैंड रेवेन्यू हमारा इकट्ठा करिए जी। दूसरा चीज़ क्या किया गया था कि इनका जो झूम और पड़ू जो सिस्टम था उसको इन्होंने रोक दिया था। तो उसी एक्ट के थ्रू लाए थे ना, वो जो बिरसा मुंडा नहीं, संथाल आएगा, बिरसा मुंडा तो बाद में आता है। संथाल में नहीं तो उसको मत जोड़िए आप, ये बोल रहा हूँ, अरे संथाल वाला जोड़िए, इसके पहले का जोड़िए ना, 55 में हुआ था ना, 55-56 में संथाल हुआ था, आप उसमें जोड़िए, ठीक। फिर ये इकोनॉमिक का कंक्लूजन है, ये देने की जरूरत तब नहीं है। अगर सिर्फ इकोनॉमिक पूछा है तो कंक्लूजन दीजिएगा, वरना पे आगे बढ़ जाइएगा पॉलिटिकल पे, ठीक। राजनीतिक कारण आ जाइए। विलय और बेदखली, विलय मतलब एनेक्सेशन, बेदखली मतलब क्या होता है, डिस्पोजिशन, ठीक, पद से हटा देना या फिर
आपकी प्रॉपर्टी को एनेक्स कर लेना। इसके दो तरीके थे, एक सब्सिडरी अलायंस था वेलेस्ली का और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आगे आएगा वो सूर्यास्त, ये आपका जो सनसेट क्लॉज बोल रही थी, ठीक, ये सनसेट क्लॉज हो गया और वेलेस्ली का वो आ गया। तो आपने वही देखा है कि इससे क्या था कि जो हायर क्लास था, एलिट क्लास था, वो इससे दुखी था, इस चीज़ से नाराज था, ये दूसरा रीजन है। तीसरा क्या है, हड़प का सिद्धांत, ये भी पॉलिटिकल रीजन है। पॉलिटिकल में ये दो फैक्टर डालिएगा, पहला विलय और बेदखली और दूसरा हड़प का सिद्धांत। हेडिंग लिख लीजिए चाहे तो। बहुत फास्ट चल रहे हैं क्या हम, स्लो हो जाएं? ठीक है, देखो यार मैं आप लोगों को मैं सही बताऊं, ये मान के चलता हूं कि आप लोग किए हैं और बहुत मेहनत किए हैं, इतना आसान नहीं था। इस बार का प्रीलिम्स बता रहा हूं, मैंने उसका पेपर देखा, मैंने अभी तक तो दिया नहीं है बट पेपर देखा उसका, तो मुझे लगा कि जी नहीं, उससे मतलब नहीं होता है कि टफनेस क्या है, मेन मैटर है कि जो आपका आज तक ट्रेडिशन था उससे अलग कुछ किए, तो जब वो करते हो तो वहीं से टफनेस बढ़ जाता है। पेपर टफ नहीं था, आप यूपीएससी कंपेयर में देखोगे या फिर यूपीपीसी से कंपेयर में देख लो। यूपी क्या, वो तो मैम बहुत ईजी है मैम, मैंगो सावर हो गया, चेरी ब्लॉसम हो गया, सब तो आपको पता होना चाहिए ना। हाँ, तो ये तो यूपीएससी भी करता है मैम, बट ये है कि अगर आप लोग यहाँ तक आए, मतलब आप लोगों ने मेहनत बहुत की थी। जब पैटर्न चेंज हुआ है, चेंज पैटर्न, धारा बदल रही है और उसमें जो खिलाड़ी निकल जा रहा है, मतलब कि उसने कहीं न कहीं एफर्ट किया होगा, ठीक। तो आप लोगों ने किया है, तो इसलिए मैं मानता हूँ बहुत चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक। आप बस लिख लीजिएगा, इकोनॉमिकल फैक्टर 4 दे दिया गया आपको, एक रेलवे वाला हो गया था, एक वन नीति हो गया था, एक कौन सा था आपका उनका राजस्व नीति, उनकी लैंड रेवेन्यू, ठीक। और एक आपका इसमें पॉलिटी में आ जाइए, पॉलिटी में आपका एक हो गया विलय और बेदखली, और ये सनसेट क्लॉज। हड़प का सिद्धांत सेकंड डालिएगा, सेकंड टॉपिक डालिएगा, हड़प का सिद्धांत। सब में एक एक लाइन दे दीजिएगा। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि सिर्फ हेडिंग डालिए। हाँ, आप बता रहा हूँ एग्ज़ाम में, बीपीएससी की एग्ज़ाम में एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि आपके पास सफिशिएंट टाइम मिलता है। कोई कितना भी बोले कम, आप यूपीएससी के एग्ज़ाम उठा लीजिए, आपको 4000 वर्ड वो एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक। वो उसमें तो रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपको 250 वर्ड 3 पेज हो गया, 150 वर्ड 2 पेज हो गया, रिस्ट्रिक्ट होता है। फिर भी आप उठा लीजिए 10 क्वेश्चन का मान लीजिए 1500 वर्ड और 10 क्वेश्चन का 2500 वर्ड, 4000 वर्ड हो गया। मरते मरते आप 3000 लिखोगे, ठीक। इसमें आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 तरीके 2400 वर्ड आप लिखोगे मैक्सिमम। उसमें भी से जी 3 पेज नहीं हम कर रहे हैं, आप उसमें मैप डालिए, जहां बिहार आए बिहार का मैप डालिए, जहां इंडिया का है इंडिया का मैप डालिए। चलिए चलिए चलिए, मैं बस, अरे भाई 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 सुन लीजिए। हाँ जी, नहीं तो हम क्या बोल रहे हैं मैम, हाँ फ्लो चार्ट में कर सकती हैं, लेकिन अगर आप टॉपिक डाल रही हैं, पाठक जी सुन लीजिए, अगर आप टॉपिक डाल रही हैं, आप बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको आंसर लिखना मैं बता ही देता हूँ। एक मिनट, अरे यार, ठीक, चलिए मान लीजिए आपने टॉपिक डाला है 1857, ठीक। पहले आप एक इंट्रो लिखेंगे, मैक्सिमम 20-30 वर्ड जी। आपने इंट्रो लिखा, इंट्रो के बाद से आपने कारण लिखे, रीजन्स या फिर कॉजेज, CAUSES कॉजेज आपके हो गए। कॉजेज के नीचे पहला डालिए इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल आपने डाल दिया। अब इकोनॉमिकल के नीचे आप 4 पॉइंट डालिएगा। पहला उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हो गई, राजस्व व्यवस्था, ठीक। उसके आगे डाल दीजिएगा जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये बहुत ही उत्पीड़न करने वाली थी। बस हो गया आपका, इससे ज़्यादा उसमें मत घुसिए, ठीक। फिर आप दूसरा डाल दीजिएगा उनका जो
वित्तीय मतलब शोषणकारी वित्तीय व्यवस्था थी, जिसमें वो हाई रेट पे लोन देते थे या फिर लोगों से उगाही करते थे, करप्शन या उगाही, ये लिख दीजिएगा। तीसरा आपका हो गया रेलवे का इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, उसमें डाल दीजिएगा कि रेलवे को बनाने में इंडियन पैसा लगा था, जिसमें ब्रिटेन में 100% गारंटी दी गई थी मिनिमम 5% रिटर्न की, ठीक ना, ऑन द कॉस्ट ऑफ इंडियन टैक्स पेयर। चौथा आप डाल दीजिएगा जंगल के कानून, जिसके द्वारा वहाँ के जनजातियों के अधिकार को छीना गया था। बस इतना लिख दीजिएगा, आप नहीं भी लिखेंगे, कोई अधिनियम नहीं लिखेंगे भाई, उसमें क्या किया गया कि वहाँ पर जमींदार ला दिए गए, वहाँ पर जिसको दिक्खू बोलते थे ना, दिक्खू क्या बोलते, दिक्खू, बाकी वही बता रहा हूँ ना, तो बाहरी सभी लोगों को दिक्खू बोला जाता था। उसमें क्या थे, वो जमींदार थे वहाँ पे, वो रिवेन्यू इकट्ठा करके देना था इनको, ठीक, ब्रिटिश को देना था। तो वो वहाँ का बंदा है नहीं, वहाँ जाके वो कर रहा है, उनका जो ट्रेडिशनल वे ऑफ वो था, एक खुट था, उनकी ट्रेडिशनल जो कंबाइंड लैंड वो थी, उसको वो जाकर डिस्टर्ब करते हैं, ठीक ना। लैंड जो उनका सिस्टम था, सब झूम तो कल्टीवेशन मेथड था मैम, झूम और पड़ू जो था कल्टीवेशन मेथड था। वो धार्मिक में लिखेंगे ना आप, वो धार्मिक में, अभी तो सोशियो रिलीजियस में आएगा। देखिए आपके पास पनीर है, बैंगन है, गोभी है और कोई एक और सब्जी ले लीजिए, 4 तरीके की है, चारों मिला के मिक्स वेज बना लीजिए, या फिर चारों को अलग अलग बना के 4 प्लेट में दे दीजिए। ये आपके टैलेंट पे है, जहाँ जैसा पूछेगा। और मसाला सबका सेम है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ से कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता इसके पीछे के रीजन क्या है, बस उसका स्ट्रक्चर की बात हो रही है। आपको पता है लेकिन स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो आपका इकोनॉमिकल हो गया, फिर आप आ जाएंगे पॉलिटिकल पे। पॉलिटिकल कॉजेज आ गए। पहला आप क्या रखेंगे, एनेक्सेशन हो गया, एनेक्सेशन एंड ये सिंबल मत यूज करिएगा, ये मैं गलती से किया हूं, ठीक, ये सिंबल मत यूज करिएगा। जब भी लिखिएगा तो एंड लिखिएगा जी, जब भी लिखिएगा ना तो एंड लिखिएगा, ऐसे वो इनफॉर्मल लगता है जो वाला सिंबल होता है, ठीक। तो एनेक्सेशन एंड क्या था, डिस्पोजिशन मतलब अब मान लीजिए जैसे नाना साहब थे जो पेशवा थे, पहले आपके बाजीराव पेशवा 2 थे, उनको हटा दिया गया, पेशवा इनके पास से पेशवा का पद हटा दिया गया, ठीक। तो डिस्पोज कर देना किसी को उसके पद से हटा देना। निज़ाम था अपना, ये निज़ाम नहीं, मुगल जो था, मुगल को इन्होंने बाद में बोला कि तुम कुछ नहीं हो, अब हम मुगल पद जो था उसको ख़त्म कर रहे हैं, मुगल पद को ख़त्म कर दिया था ना, ठीक। तो ये हो गया एनेक्सेशन, डिस्पोजिशन हो गया। दूसरा आप डाल देंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसमें क्या डालेंगे आप, इसमें आगे डाल देंगे वेलेस्ली की हाँ, तो बस यही, ये इतना डाल दिया, आगे लिख लीजिए वेलेस्ली की सहायक संधि और साथ में सनसेट क्लॉज, ठीक। अब दूसरा आ जाइए, दूसरा क्या था इनका, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। शॉर्ट फॉर्म मत यूज करिएगा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिखिएगा, उसमें लिख लीजिएगा इसके अंतर्गत 8 स्टेट को कब्जा किया गया। अगर एक फैक्ट डाल देंगे या फिर लिख देंगे 17 से लेके ग्वालियर तक 8 स्टेट को कब्जा किया गया, भरतपुर, नागपुर, झांसी, उदयपुर था, अवध। हाँ, अवध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में नहीं आता मैम, हाँ वो दूसरा डालोगे जब माल एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी, ठीक। ये हो गया। और फिर इसके नीचे क्या डाल दोगे आप, एक और एग्जाम्पल डाल दोगे कि एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब माल एडमिनिस्ट्रेशन क्या हिंदी में बोलते हैं, कुशासन। तो ये आपने लिख दिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में 8 स्टेट को कब्जा किया गया, फिर नीचे कुशासन की वजह से अवध का कब्जा करना, ये 2 हो गए। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर करना है। अब आ जाते हैं हम अपने पॉलिटिकल में, उसमें रिलीजियस में आ जाते हैं। कहाँ गया, अरे यार ये भूल भी गया यही था ना, हाँ, हड़प का सिद्धांत हो गया। ये देखिए ये सारे स्टेट हैं, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, नागपुर, झांसी, तंजौर और आरकोट। इनको भागलपुर नहीं, भगत जी, बरहात है, ठीक है, बरहात होगा, बरहात कर लीजिएगा उसको। ये इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी दिक्कत हुई होगी। ये आ गया, 2 एग्जाम्पल दीजिएगा। इनाम आयोग आया था 1852 या 53 में आया था, ठीक।
डेट, हाँ 52 में ही आया था। इनाम आयोग में क्या था कि जितने भी जमींदार हैं, ठीक, जागीरदार जितने हैं जमींदार हैं, जिन जिन ने टैक्स नहीं पे किया है उन लोगों से उनकी प्रॉपर्टी को लेना था। इसके अंडर में 20,000 से ज़्यादा जमींदारों की प्रॉपर्टी को एनेक्स किया गया था। तो ये इनाम आयोग लिखना इसी के लिए आया था 1852 में। तो आप सोचो 20,000 जमींदारों को आपने क्या कर दिया, जागीरदारों को क्या कर दिया आपने, अपने अगेंस्ट खड़ा कर दिया। और जमींदार जागीरदार मतलब मान के चलो उसके अंडर में 1000-100 लोग तो होंगे ही होंगे। आपने कई लाख लोगों को अपना दुश्मन बना लिया। तो ये भी एक रीजन था, पॉलिटिकल रीजन। साथ ही कुशासन के आधार पर राज्यों को मिलाने की नीति, ये राजनीतिक कारण है मैम। इनाम आयोग राजनीतिक कारण ही तो था। स्ट्रक्चर लिखिए, स्ट्रक्चर में ही आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब बता रहा हूं कि जो मसाला बन रहा है ना, यही मसाला हर जगह डालना है आपको। मैं अभी बता दूंगा कैसे डालना है। ये हो गया। फिर आपका सामाजिक धार्मिक आ गया। पॉलिटिकल में 3 पॉइंट हो गए आपके। कंक्लूजन में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। विरोध को एकीकृत करने का, एक आंदोलन करने का, कुछ अपने पास से कुछ भी बना लीजिएगा, कुछ भी बना लीजिएगा। आपको मैं पीपीटी दे दूंगा, लेकिन वही बता रहा हूँ आज आपके पास इतना है कि आपके पास फैक्ट होने चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए, और वहाँ जाके मेरी आत्मा जो लिखेगी मैं वह लिख के आऊँगी, मैं लिख के आऊँगा, वही आंसर होना। ये सब वर्ड आने चाहिए, जो ये सब है ना, ये सब है, ये आना चाहिए। कुशासन के आधार पर अवध, यहाँ आगे अवध आना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आना चाहिए, सब्सिडी अलायंस आना चाहिए, सनसेट क्लॉज आना चाहिए, रेलवे में 5% मिनिमम फायदा आना चाहिए। ये सब लाइनें होती हैं, और इसको अंडरलाइन कर दीजिए उसी पेन से। दूसरा पेन मत यूज करना, इतना टाइम नहीं होगा, ठीक। उसी पेन से वहां पर अंडरलाइन कर दो इस चीज को। मैम अगर आपके पास उतनी एक्सपर्टीज है तो आप कर सकते हैं, आप 4 पेन ले जाओ। मैं वो लिखा भी ना हो ना तो आपके पास कितना समय रहेगा, आप ये बताइए। आप पता चल रहा है कि ब्लू से रेड से अंडरलाइन कर दिया, ग्रीन से अंडरलाइन कर दी, चलिए ग्रीन से अंडरलाइन कर दिया आपने, फिर हड़बड़ी में ग्रीन से लिखना चालू कर दिया। ग्रीन से आपने 4 वर्ड लिख लिया, फिर लगा रहे अब इसको काटो। तो इट्स बेटर कि आप एक ही पेन यूज करो, समय भी नहीं रहता है, और फालतू में क्यों टेंशन लेना, फालतू में लोड क्यों लेना, ठीक। अब आ जाते हैं सोशियो रिलीजियस पे, ठीक। आप पढ़ सकते हैं इसको, कहीं भी एक इंट्रो डाल देंगे कि पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था के प्रति लोगों के दुविधा की स्थिति, मतलब कि एम्बिग्यूटी पैदा कर दी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अंग्रेज हमारा भला कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। सती प्रथा आई, जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो सती प्रथा के अगेंस्ट था। 1833 1829 में आता है सती अबॉलिशन एक्ट, याद है ना, विलियम बेंटिक के टाइम पर 1829 में आता है। तो उससे क्या था, जो पढ़ा लिखा समाज था बोला है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जो रूढ़िवादी लोग थे वो उसके अगेंस्ट थे। फिर आपका वीडियो रिमैरिज एक्ट आता है 56 में। उस टाइम पर जो पढ़ा लिखा समाज था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग थे जो अपने बेटे की शादी करवाए थे एक वीडियो से, और वहीं पे जो मूर्ख समाज था वो ये मानता था कि ये गलत हो रहा है। तो पहला रीजन ये आ गया। आप देख लीजिए, धार्मिक असहिष्णुता और सामाजिक सुधार। यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन कि अंग्रेज जो थे वो भारतीय धर्मों के खिलाफ असहिष्णु, उनका जो व्यक्तित्व व्यवहार था वो असहिष्णु था, ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि वो रियली था वहाँ पर। वो हर चीज़ उसी का प्रोपेगेशन करना ही था उनको, मतलब उनका मेन मोटिव नहीं था कभी भी, वो बाद में बनता। मैम क्या बताया मैंने, आप सब मिला के मिक्स वेज बना दो या 4 प्लेट में 4 सब्जी दो, समझ रहे हो आप। आपको फैक्ट अलग करने हैं, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाने हैं। आप ये लिख लो धार्मिक असहिष्णुता और सामाजिक सुधार, आगे लिख लेना ये वाला सती उन्मूलन एक्ट 1829, और दूसरा आपका विडो रिमैरिज, ये 2 लिख दिया आपने। इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से उन्होंने धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। इन चीज़ों को भारत के धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया, ठीक। ईसाई धर्म का प्रचार, इसके आगे लिख सकते हो चार्टर एक्ट 1813, बस इतना लिख दीजिएगा, ईसाई धर्म का प्रचार, चार्टर एक्ट 1813, जो कि आपका, आप देखिए उसके बाद इनको लाइसेंस मिल जाता है, आपके आदिवासी क्षेत्रों में भी जाके फैलाते हैं। कई जगह पे रीजन उसका बनता है रिवॉल्ट का, ठीक। इंडियन कल्चर में इंटरफेरेंस होता है। दूसरा ये क्या करते हैं, एक रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आया रहता है, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 52 में आया रहता है, ठीक। उसके पहले क्या था कि अगर आप ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए, मान लीजिए आप हिंदू या मुसलमान हैं, ईसाई में कन्वर्ट हो गए, तो आपकी बाप की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा,
समाज ऐसे ही चलता था कि आप कन्वर्ट हो गए तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्या करते हैं कि अब आप कन्वर्ट भी हो जाओगे, बाप का पैसा भी ले जाओगे। तो पहले जो मॉडर्न यूथ जो पैदा होता है वो सोचता था ईसाई बन जाऊं, लेकिन फिर सोचता था कि यार पैसा तो मिलेगा नहीं, बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो वो कन्वर्ट नहीं होता था। बाद में जब रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आया, धार्मिक विकलांगता कानून जब आया, तो उसमें ये मिल गया कि अब आप कन्वर्ट हो सकते हो। तो लोगों ने क्या देखा, ये तो प्रमोट कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी को। पहले तो डर था ना कि आप हिंदू से क्रिश्चियन नहीं बनोगे, अब तो भाई आपको पैसा भी मिलेगा, अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिलेगा, आप कन्वर्ट भी हो सकते हो। तो ये देखा गया। दूसरा उसमें क्या था, इस्लाम को क्या दिक्कत थी कि महिलाओं को इस्लाम में इक्वल राइट नहीं था प्रॉपर्टी में महिलाओं को इस्लाम में इक्वल राइट नहीं था। इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि अब महिलाओं को इक्वल राइट मिलेगा, तो इसमें मुसलमान थोड़े नाराज हुए। तीसरा एक और था जो मैंने मेंशन नहीं किया है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख देना, कि इससे पहले क्या होता था, जो कोर्ट था, कोर्ट में जो छोटी बिरादरी या छोटी जात का कोई व्यक्ति है, अगर वो गवाही देता था तो उसकी गवाही को एडमिसिबल नहीं रखा जाता था, मतलब मान्य नहीं माना जाता था। ये माना जाता था कि वो झूठ बोल रहा है या उसकी बात में संशय हो सकता है। इस एक्ट के थ्रू ये भी अधिकार दिया जाता है कि अब उसकी बात को भी सच माना जाएगा। ठीक, तो इससे जो अपर कास्ट या एरिस्टोक्रेट क्लास था उसको बुरा लग जाता है। तो आप देख रहे हो ना, मतलब हमारे लौंडे को आप क्रिश्चियन भी बना सकते हो, हमारी बेटी को आप इक्वल राइट दे रहे हो, और हमारे अब कोई भी आपके कुछ बोल देगा उसकी आप बात मान लोगे। तो ये तीनों चीज़ें जो ऊपर के लोग थे उन लोगों को बुरी लगती हैं, तो ये आप डाल सकते हो। तो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट होगा, सॉरी 50 है क्या, 1850 होगा मैम, 52 में बोला था, 1850 होगा, ये 1900 नहीं होगा। 1900 तो मैम आज़ाद हो चुके हैं हम लोग। इंग्लिश में इसका नाम है रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, हिंदी में यही होगा, चेक कर लेते हैं, हिंदी में यही होगा ना, हिंदी में अलग है तो आप चेंज होगा। मुझे भी लगता है ऐसा नाम तो नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअली गूगल ट्रांसलेशन है। क्षमा कर दीजिए आप लोग हमें, क्योंकि देखिए मैं इंग्लिश में पीपीटी बना के फिर उसको दिया था यहाँ कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, मैं चेक कर लेता हूँ। धार्मिक अयोग्यता है क्या? धार्मिक विकलांगता अधिनियम, ये मैम देखिए, धार्मिक विकलांगता अधिनियम कब पेश किया गया, तो वही होगा। ठीक मैम, अगर होगा तो प्लीज बता दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी। ठीक, ठीक है, देख लीजिएगा, बस भाव ये समझिए कि ये दूसरे पॉइंट में डालना है। पहले में आपने वो डाल दिया सती और वो, एक में आपने पनीर की सब्जी बना दी, अब बना दीजिए बैगन की सब्जी। अब आगे बढ़ते हैं, ये दो हो गया आपका उसमें। हाँ, इनका जो था कि विद्रोह के सामाजिक आर्थिक कारण, मुख्य रूप से ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना। और सिर्फ यही नहीं, आप ट्राइबल्स को देखिए। सोसाइटी अगर किसी ने पढ़ा हो तो ट्राइबल एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत क्लोज होती है, मतलब उनका बाहर से इंटरेक्शन कम होता है, उनके अपने कस्टम होते हैं, अपने तरीके के उनके रीति रिवाज होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद से उनका जो एक खुट व्यवस्था होती थी कि उनकी लैंड जो था कॉमन लैंड होल्डिंग होती थी, मतलब पूरे समाज का जो था एक कॉमन लैंड होती थी। तो ये जब उसमें इंटरफेयर करते हैं, वहाँ जाते हैं, ये जो दिक्खू लोग थे, दिक्खू लोग में पंजाबी थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, ब्रिटिशर्स थे, ये लोग वहाँ जब इन्वॉल्व होते हैं तो उनके रिलीजन में भी इंटरफेयर करते हैं। क्या है सर? तो ये विकलांगता ही है ना? क्या लिखा है? ठीक है, मतलब देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो जैसे एक कोंड जनजाति थी, कोंड जनजाति क्या करती थी, नर बलि देती थी। नर बलि मतलब इंसानों की बलि। तो उसको पहले लोग मना करते हैं, जब नहीं मानते हैं तो ये लोग फोर्स यूज करते हैं, तो वो सब रिवॉल्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या है कि उनका, भले वो गलत था, एक्चुअली तो गलत है, सती प्रथा भी तो गलत ही था, लेकिन लोगों को क्यों बुरा लगा? क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स इंसान होता है उसके लगता है कि मेरी फैमिली में क्यों इंटरफेयर कर रहा है, मेरे मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रहा है।
आप रिलीजियस डिसेबिलिटी देख लीजिए, आज के डेट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप अपना रिलीजन अपनी मर्जी से बदल रहे हैं तो आपका ये राइट टू लाइफ का पार्ट है। आर्टिकल 21 इम्प्लाई होगा ना वहाँ पे, आपको अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिलेगा। आज तो भारत आज़ाद है, बट यही एक्चुअली में लॉजिकल चीज़ है, लेकिन उस टाइम पर हमें क्या लगा कि इस तरीके से क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये पाओगे कि जितने भी भारतीय रीति रिवाज में जो भी उन्होंने काम किए वो कहीं ना कहीं एक हस्तक्षेप की तरह देखा गया, एक हस्तक्षेप की तरह देखा गया, चाहे वो जनजातियों की लाइफ में हो या कॉमन हिंदू या कॉमन मुसलमान की लाइफ में हो। तो ये आप कंक्लूजन में दे सकते हो। ठीक, अब आ जाओ सैन्य कारण। सैन्य कारण क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो रिवॉल्ट का मूल था वो सैन्य था। आप जब पाओगे कि बाकी लोगों में रिजेंटमेंट था, बाकी लोग बारूद इकट्ठा किए थे, आग लगाते हैं ये, चिंगारी बनते हैं ये, और इस चिंगारी के पीछे का जो मसाला था, आप देखिए सिपाहियों में असंतोष। क्यों? पहला है कि आपका वेतन जो था 1/3 वेतन था, सेम रैंक पे 1/3 वेतन। एक ब्रिटिशर है अगर वो सिपाही है, एक इंडियन अगर वो सिपाही है, तो उसको मिलेगा 1/3, मतलब 30 रुपया, उसको 90 रुपया। आप खुद सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। मतलब आप एसडीएम बन जाओ कल को, एक दूसरा एसडीएम हो, उसको मिल रहा है 1 लाख, आपको मिल रहा है कि कितना हो गया, आप 40,000 मिल रहा है मान लीजिए, तो आप रिवॉल्ट करोगे? करोगे? एक दिन नहीं करोगे, किसी दिन मिल के करोगे सब लोग। सिंपल आप सोच के देखिए। पहला चीज़ ये था। दूसरा जो था, पदोन्नति नहीं होती थी। पदोन्नति मतलब प्रमोशन, वो था मैक्सिमम सूबेदार की पोस्ट पर। ये आप क्या लिखोगे? सिपाहियों में संतोष। आगे लिखोगे वेतन का अंतर। भारतीय सिपाहियों को 1/3 वेतन मिलता था सेम रैंक के यूरोपियन सिपाही को, सेम रैंक के यूरोपियन सिपाही को। ये लिख दीजिएगा। दूसरा लाइन फिर नीचे डालिएगा, इसको लिख लीजिए आप लोग। सिपाहियों में असंतोष, पहला कारण, उसके आगे डैश लगा दीजिएगा। ये 1/3 वेतन भारतीय सिपाही को, बदले में सेम रैंक के यूरोपीय सिपाही को, मतलब उसके 1/3। आप शब्दों को बदल लीजिएगा, भावनाओं को समझिए। ठीक। दूसरा क्या था? पदोन्नति। भारतीय सिपाहियों की पदोन्नति उच्चतम सूबेदार के पद पर होती थी। हाईएस्ट कभी हुई है तो मैक्सिमम जो हुई है सूबेदार के पद पर हुई है, उससे ऊपर नहीं होती थी। बिफोर 1857 की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद ये प्रमोट करते हैं। जी मैम। नहीं, कम करते हैं, लेकिन प्रमोशन भी करते हैं। बट जो आर्टिलरी वाला पार्ट रहता है ना, जहाँ पर गन और तोप रहता है, उसमें इंडियन को नहीं इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ प्रमोशन नहीं मिलता है। ठीक ना, उनसे दूर रखते हैं, गन तोप उनसे दूर रखते हैं। जो 58 में जब क्रांति खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद से जब वो एक पील आयोग आया था, पील आयोग, तो वो सिर्फ और सिर्फ आया था आर्मी को रीस्ट्रक्चर करने के लिए आया था, पील आयोग। तो वो आप लिखोगे, जब निष्कर्ष लिखोगे तो पील आयोग लिखोगे। पील आयोग में लिखोगे कि आर्मी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, पुनर्गठन करने के लिए पील आयोग आया था, जिसने सजेशन दिया था कि इसमें रेशियो बदलिए पहले। जैसे कि जब 57 की क्रांति हुई थी, उस टाइम पे लगभग 84 से 85% इंडियन ट्रूप्स थे और बाकी 15% यूरोपियंस थे। वो सब ऑफिशियल थे और बाकी ये सब सिपाही थे। तो रेशियो का डिफरेंस था। तो बोलता है कि पहले तो आप रेशियो को चेंज करिए, इंडियंस कम करिए, यूरोपियन थोड़े बढ़ाइए। दूसरा, मार्शल रेस जो थियरी बहुत पहले की थी, मार्शल रेस थियरी बहुत पहले इन्वॉल्व किए थे कि पठान हो गया और आपका पंजाबी हो गए, गोरखा हो गया, ये लोग इंपॉर्टेंट हैं। इन लोगों को अब और इम्पोर्टेंस देना चालू करते हैं। फिर उसके बाद कास्ट को और ज़्यादा घुसाते हैं ताकि और डिवीज़न हो जाए, ताकि ये कभी भी इकट्ठे ना हो पाएँ। फिर क्या करते हैं, जो आर्टिलरी वाली जगह है, आर्टिलरी क्या बोलते हैं? आयुध बोलते हैं, आयुध बोलते हैं। आयुध को जो कार्यभार है वो इंडियंस को नहीं दिया जाता है, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में रहता है। भाई आपके पास गोला बारूद आ गया, कल को आपका मूड कर दिया, कुछ नहीं हुआ, चलो 2 को तो मार देते हैं, तो उससे अच्छा है 2 ही मत। तो उनसे दूर रखा जाता है। उसका जो अधिकार क्षेत्र था उसमें इंडियंस को, सिपाही को मिलता था राइफल, ये मत सोचिएगा राइफल नहीं मिलता था, राइफल मिलता था, बट जो कारखाना था जहाँ पे तोप और गन्स वगैरह बनती थी या रखी जाती थी, वहाँ इंडियंस का एक्सेस रोक दिया गया था। RRR देखें? अभी तक मैंने नहीं देखा, देख लूंगा मैं, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो आपने 2 लाइनें लिख दी। पहला समान रैंक पे हो गया, दूसरा उनका पदोन्नति का कारण था। एक और रीजन था यहाँ पे कि सिपाही अपने राज्य की स्थिति के कारण चिंतित थे। मतलब कि जैसे कि अवध के सिपाही थे, वो देख रहे हैं कि अवध को एनेक्स कर दिया गया। 56 में जब एनेक्स किया जाता है तो अवध के मैक्सिमम सिपाही थे ना, तो उनको लगता है यार मेरे स्टेट की औकात ही नहीं है तो मेरी क्या इज्जत है। तो
हाँ बहुत हुए हैं, बहुत हुए हैं। सहायक संधि आता है तो क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, कहते हैं कि हाँ अपना ट्रूप हटा दीजिए, हमारा रखिए, हमको पैसा दीजिए। तो लेकिन आप देखिए सहायक संधि कितने पहले की मैम ना, वो कारण को आप क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये इकट्ठा होने में लगा सकते हैं, इकट्ठा होने में लगा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये जो सैनिक, ये क्या हो रहा है, मिलिट्री की बात कर रहे हैं, जो मिलिट्री अंदर है, जो म्यूटनी, आप म्यूटनी में जानते हैं म्यूटनी और रिवॉल्ट में अंतर क्या होता है? म्यूटनी क्या होती है? म्यूटनी जैसे होता है कि आपकी एक अथॉरिटी है जिसने आपको हायर किया है और आप उस अथॉरिटी के अंदर करते तो म्यूटनी कहलाता है। और बाकी आप रोड पर चलते हुए 4 लोग डंडा लेके निकल गए, आज हम रिवोल्यूशन करेंगे, तो वो अपराइजिंग बोला जाता है। जैसे मुंडा अपराइजिंग हो गया, कोल अपराइजिंग हो गया, संथाल अपराइजिंग हो गया, दीज आर अपराइजिंग, दीज आर नॉट म्यूटनी। लेकिन जो ये होता है ये म्यूटनी होता है। म्यूटनी क्या होता है? आप अपनी अथॉरिटी के खिलाफ कर रहे हो, आप अपने ऑफिस में हो, अपने बॉस के खिलाफ 10 लोग इकट्ठा हो गए, बॉस के विद्रोह करेंगे, वो म्यूटनी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक बंदे ने आपको हायर किया है और आप उस अथॉरिटी के अगेंस्ट जा रहे हो। तो ये म्यूटनी और अपराइजिंग में डिफरेंस होता है, म्यूटनी और रिवॉल्ट में डिफरेंस होता है। ठीक, रिवॉल्ट अपराइजिंग का एक दूसरा फॉर्म है जिसमें वायलेंस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ठीक, उसमें सारे फैक्टर जोड़े जाते हैं। रिवॉल्ट को हिंदी में विद्रोह बोला जाता है। ठीक, म्यूटनी का भी विद्रोह बोल सकते हो, लेकिन म्यूटनी का जो फीलिंग होता है ना, क्या बोलते हैं? नहीं, संग्राम तो युद्ध को बोलते हैं ना। म्यूटनी का मैं मतलब बता दिया हूं, यही मतलब होता है। जैसे एक वर्ड आता है एक्यूमुलेशन, एक कल्मिनेशन, दोनों की फीलिंग अलग अलग होती है ना, दोनों की एक बस आप इतना समझिए, म्यूटनी मतलब होता है किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट, और अपराइजिंग मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं, आप बस विद्रोह कर रहे हो। ठीक, आगे, हाँ, स्वतंत्र रूप से आप कर रहे हो। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अहंकारी ब्रिटिश नीतियाँ। ये है आपका मिलिट्री में। मिलिट्री में दूसरा टॉपिक है मतलब कि हाई हैंडेड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। वो क्या करते थे, इंडियन जो ऑफिसर्स थे, इंडियन जो सोल्जर्स थे, उनको जूते की नोक पर रखते थे, कोई इज्जत नहीं थी। ठीक, तो इसलिए हमेशा एक ये फील होता था कि हम जो है मतलब इनके सामने सेकंड ग्रेड सिटीजन है या सेकंड ग्रेड पर्सन है। वो सारे एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। बस देखिए, आपने ये लिख दिया अहंकारी नीतियां, तो उनका दृष्टिकोण था, रेसिकल डाल सकते हैं, उसके आगे लिख सकते हैं कि धार्मिक उनके सिंबल में हस्तक्षेप करना। एक चीज़ और डाल सकते हैं कि यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे कि जो आर्मी में रिक्रूटमेंट जब होता था तो वहाँ पर ब्राह्मण ठाकुर हर जात के लोग जाते थे, दलित भी गया, हर कोई गया, सब सिपाही हैं, रैंक सेम है। वो भले अपने गांव में एक बड़का पंडित होगा या बड़ा ठाकुर होगा, यहाँ पर सिपाही हो गया। अब उसी के सामने एक दलित बंदा है, उसके सामने एक अंग्रेज आके उसको गरिया रहा है, डांट रहा है, उसकी फीलिंग हर्ट होगी। समझ रहे हो? तो ये क्या था कि उनकी अहंकारी नीति के कारण लोगों में एक असंतोष था। भाई वो अपने आप दिमाग में तो बैठाएगा कि जिस दिन मौका मिला इनको बजाएंगे हम। समझ रहे हो? फीलिंग्स यही तो थी, यही तो सारी फीलिंग्स थी। तो जो हाई हैंडेड नीति थी उसने कहीं ना कहीं, मतलब हाई हैंडेड मतलब होता है कि अहंकार में रहना, कि मैं सुपीरियर हूँ तुमसे, तो इससे असंतोष पैदा हुआ था, ये भी एक रीजन था। फिर आदेश और अधिनियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1856 का भर्ती आदेश, इनलिस्टमेंट एक्ट बोलते हैं। इसमें यह बोला गया था कि जहां पर भी भारतीय मतलब ब्रिटिश सेना को जरूरत होगी वहां पर भारतीय सोल्जर जाएंगे। इससे क्या हो गया कि उन्हें समुद्र क्रॉस करना पड़ा। बस इसके आगे लिख दीजिएगा इनलिस्टमेंट ऑर्डर ऑफ 1856, आगे डैश लगा दीजिएगा, डैश लगा के कि समुद्र पार करने पर, समुद्र पार करने की स्थिति में सैनिकों की जाति से बाहर हो सकने की मतलब एक डर था, डर था। ऐसा कोई किसी पुराण में किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। इट वॉज जस्ट ए कस्टम, एक बन गया था, सिस्टम बन गया था। जैसे सती प्रथा है, किसी वेद में सती प्रथा नहीं है। इवन गुप्ता पीरियड में सती प्रथा फर्स्ट उसका उदाहरण मिलता है, लेकिन उसके पहले आप कहीं नहीं पाओगे, किसी वेद में सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। लेकिन क्या था, ये कस्टम था। एक महिला थी, वो इतने प्रेम में पागल थी कि पति के लिए कूद गई। उसका लोगों ने बोला ये अच्छा आइडिया है तुम नहीं जाओगी, तुम भी जाओगी उसके यहाँ से लाइन लगा देते हैं। ये आप देखो ना कस्टम कैसे बनता है। आप जा रहे हो यहाँ से, कल को दरवाजा है वहाँ पर, आपको आपके अंदर आस्था आई कि यहाँ कुछ है, आपने ऐसे कर लिया, आपके पीछे 50 में से 20 लोग पैर छू जाएंगे, अगले दिन 200 लोग हो जाएंगे। फिर कोई बुद्धिमान आदमी आएगा वहाँ धीरे से मूर्ति बिठा देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्म का ये ढोंग है, बट बहुत सी चीज़ें जो कुप्रथाएं हैं वो ऐसे चलती हैं। धर्म ये नहीं है,
धर्म और आस्था आपके मन में होता है, विश्वास आपके मन में होता है। आपका भगवान से क्या है, आपका एक व्यक्तिगत संबंध है भगवान से। आप मुंह से ना बोलो, मन से बहुत कुछ बोल देते हो, वो होता है धर्म, जो आपको वेदों में मिलेगा, उपनिषद में मिलेगा, जो फिलॉसफी में, इंडियन फिलॉसफी में मिलता है। लेकिन आप ये जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, कुप्रथा बोलते हैं आपका। वो एक और चीज होता है ना, क्या बोलते हैं, अंधविश्वास बोलते हैं, सॉरी, अंधविश्वास बोलते हैं, ठीक, अंधकार बोल रहा था, अंधविश्वास बोलते हैं। तो ये क्या था, सती प्रथा के पीछे क्या था, एक अंधविश्वास था ना। विडो की शादी नहीं होगी दोबारा, ये क्या था, एक अंधविश्वास था ना, एक अंधविश्वास ही तो था, उससे क्या फर्क पड़ जा रहा है। तो ऐसे ये भी था कि अगर आप पार कर जाते हो समुद्र तो आपकी कास्ट चली जाएगी, यह अंधविश्वास था। इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलेगा, किसी पुराण में, किसी वेद में नहीं मिलेगा ये चीज, ठीक। तो ये इनलिस्टमेंट ऑर्डर आ गया, आगे हो गया। दूसरा आ गया डाकघर अधिनियम, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। मैंने एक और गलती की है, ये 56 वाले को पहले डाला है, तो चाहे तो आप क्रोनोलॉजी में इसको पहले डाल दीजिएगा। डाकघर अधिनियम में क्या किया गया, बस ये लाइन, जो सिपाहियों के मुफ्त डाक विशेषाधिकार को वापस लेता है, ये आगे बस इतना लाइन लिखिएगा, हो गया काम। आप चाहें तो इसको एज इट इज उतार सकते हैं, ये भी भत्ते वाला भी। आप लोग अभी तक क्या कंप्लीट हो गया मेंस का, मतलब जैसे भी क्या क्या कंप्लीट हुआ आप लोगों का, बस। और ये अभी चालू हो रहा है, मतलब उसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ है। तब टाइम कहाँ है, 1 महीना आपके पास, आज के बाद से 1 महीना है आई थिंक, 1 महीना भी नहीं, 28 दिन है। 12 तारीख को है ना, तो 12, 13, 14, 3 दिन होगा क्या। अच्छा, 12 के बाद टाइम मिलेगा आपको, मतलब ऐसे के बाद टाइम मिलेगा। 14 तारीख को है, जाएंगे देने आप लोग। नहीं, तो मैम हम तो ये बोलेंगे आपके पास 30 दिन है, कम से कम 10 ऐसे लिख लीजिए, 25 दिन मान लीजिए है, तो आप मान के चलिए कि पर डे 2 ऐसे लिखिए। ऐसे पहली बार आ रहा है ना, इंट्रोड्यूस हो रहा है। 4-5 टॉपिक वैसे यहाँ पे ऐसे कोर्स चलाएंगे, रंजीत सर चलाएंगे शायद, ऐसे पढ़ाएंगे जी। देखिए मैं बताऊँ, ऐसे में बता दे रहा हूँ, मैं बता दूंगा आपको, बट ऐसे का स्ट्रक्चर बता दूंगा। जहाँ तक है आपका 700 से 800 वर्ड का आएगा, अगर 2 ऐसे आएगा तो, और जहाँ तक 2 ऐसे से कम तो देंगे नहीं, कोई सेंस नहीं। 3 आएगा ऐसे, तो 3 आएगा, 3 कितने, 5-5 या 600 वर्ड का होगा। 3000 वर्ड लिखवा रहे हैं सब, 800 से ज़्यादा मत लिखना रिकॉर्ड कर देना हाँ वही बता रहा ना, यूपीएससी में 2 ही होता है। नहीं तो 1200-1300 वर्ड का। अरे ठीक है, जो लिखा होता है ना उसमें से आप 50-100 वर्ड कम कर सकते हो। मेन चीज़ है आपका कंटेंट, बॉडी, स्ट्रक्चर, ये इतना अच्छा होना चाहिए कि टेंशन ही खत्म हो जाए। और बता दे रहा हूँ, अभी तक ऐसे हुआ है बिहार में, नहीं हुआ है ना, तो आप एक काम करिए, यूपीएससी का पेपर पिछले 4-5 साल का उठा लीजिए, ऐसे का पेपर यूपीएससी का मैं बता रहा हूँ, उसमें से क्या पकड़िए, आप तब पेपर देख नहीं पा रही हैं। याद रखिएगा, वुमेन हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये 3 ऐसा टॉपिक है, लगभग हर साल अल्टरनेट ये आता ही आता है। इन तीनों में से एक टॉपिक हमेशा रहता है, किसी फॉर्म में रहेगा, घुमा के रहेगा, लेकिन ये 3 टॉपिक रहेगा। चौथा, आपके डायरेक्टर का मैं वीडियो देखा था यूट्यूब पे, उसने बोला था कि जो बाढ़ वगैरह है उस पर हम ले सकते हैं, बाढ़ पे। हाँ, तो कहावत हो गया, जो यहाँ की लोकोक्तियाँ होंगी उसको पकड़ लीजिए, उसकी कहानी जान लीजिए और उस पर बढ़ जाइएगा। और साथ में आपका जो बाढ़ वाला, बाढ़ का रीजन बता रहा हूँ, बाढ़ या तो आपको GS1 में आप उठा के देखिए, GS1 में, 2 में है ना, ज्योग्राफी में है, GS2 में है। मैं कम से कम 5 से 6 बार बाढ़ देखा हूँ, बाढ़, सूखा, ये 2 चीज़ बिहार में हमेशा देखा हूँ।
भूकंप कहाँ है? हाँ हाँ, वही तो अभी इन्होंने, मैं वही जा रहा था बोलने कि अभी एक वज्रपात पे कोई पॉलिसी आई थी नई नीतीश कुमार की, मतलब कुछ था कि वज्रपात वालों को, वज्रपात क्या होता है? बिजली गिरना, वज्र प्रहार जो भी होता है, तो उस पर शायद नीतीश गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी, कुछ पैसा दिया जाएगा, कुछ मॉनेटरी फायदा दिया जाएगा, तो इसलिए उसको अपने आप ऑटोमेटिकली आपको इंट्रोड्यूस करना। जिस चीज़ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इट मीन्स कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, भले वो ना हो, बट वो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही मतलब कि इंपॉर्टेंट है। तो आप जब लिखोगे डिजास्टर के बारे में, डिजास्टर ऑफ द स्टेट, तो उसमें लिखोगे ये क्षेत्र। भूकंप आपने बोला अच्छी बात है, लेकिन जब आप भूकंप कभी भी बनाओ